हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। जिसने किया है उसे तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे 50% बंधुओं ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक किया करो यार। अभी तक 200 से ऊपर लाइक नहीं। ध्रुवांत मुस्कुराया। तो मुझे राजा देवांश से उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहना होगा। मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरे बारे में अपना फैसला बदल देंगे। आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम फिर मिलेंगे। राजा देवांश ने हल्के से मुस्कुराया और फिर कुछ नहीं बोला। उसने ध्रुवांत की ओर हाथ हिलाया और वह अपने शरीर को घुमाकर आसमान में उड़ गया। यह युवक उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जिद्दी था। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए उस युवक को मनाना संभव नहीं होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय ही बताएगा। समय धीरे धीरे उसे अपने और लैला के बीच की खाई का एहसास कराएगा। उस समय वह अपनी आज की जिद को बरकरार नहीं रख पाएगा। ध्रुवांत ने राजा देवांश की छवि को देखा और अपनी मुट्ठी बंद करके सांस अंदर खींची। इस छोटी सी बातचीत में उसने राजा देवांश से आने वाले भारी दबाव को महसूस किया। बाद वाले ने उसका उपहास करने के लिए किसी भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वह बाद वाले से निकलने वाली दूरी को महसूस कर सकता था। स्पष्टतः उसे विश्वास नहीं था कि ध्रुवांत उस ऊंचाई तक पहुंच सकेगा कि उसे महत्व देना पड़ेगा। हालांकि ध्रुवांत ने कोई नाराजगी या आक्रोश नहीं जताया। आखिरकार राजा देवांश की नजर से उसने बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, और चाहे ध्रुवांत का भाषण कितना भी दृढ़ क्यों न हो, उसके लिए राजा देवांश के विचारों को हिला पाना असंभव था। दूर आसमान में लैला की निगाहों में थोड़ा गुस्सा था जब वह पास आ रहे राजा देवांश को देख रही थी। उसकी आवाज भी बहुत ठंडी हो गई थी जब उसने कहा, तुमने उसे क्या बताया? क्यों? तुम मेरे द्वारा उसे धमकाने से डरते हो। अगर धमकी देने से वह हार मान सकता है तो मुझे अपनी पोती की दृष्टि पर संदेह करना पड़ेगा। राजा देवांश मुस्कुराया। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं देवांश कबीले की विरासत को स्वीकार करना शुरू कर दूंगा और इसे अपने कब्जे में ले लूंगा। मैं इसे सहन करूंगा, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो। लैला की नजर नीचे झुक गई और उसने धीमी आवाज में कहा, हालांकि मैं नहीं चाहती कि तुम उसके फैसले में बाधा डालो। वह पहला आदमी है जिससे मैं प्यार करती हूं और आखिरी भी होगी। भले ही भविष्य में उसके पास कोई उपलब्धि न हो, कम से कम उसने अपना सिर ऊपर उठाया और राजा देवांश की ओर देखा। उसकी आंखों की पुतलियों में अचानक एक चमक सी चमक उठी और उसमें एक महारानी जैसी राजसी उपस्थिति का भाव था। अभी भी मैं हूं लैला के पीछे खड़े आदित्य और शनि की आंखें इस पल झपक रही थीं जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी निगाहें थोड़ी उलझी हुई थीं क्योंकि वे दूर खड़े युवक की आकृति को देख रहे थे। लैला की आंखों में संकल्प को देखते हुए राजा देवांश भी चुप हो गया था, क्योंकि उसने लैला और ध्रुवांत के बीच के रिश्ते को कम करके आंका था। काफी देर तक विचार करने के बाद राजा देवांश ने अंततः एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उस बच्चे में ऐसा क्या अच्छा है कि आप उसके प्रति इतने सुरक्षात्मक हैं? अगर वह नहीं होते तो मुझमें देवांश कबीले की जिम्मेदारी उठाने का साहस नहीं होता। लैला ने नरम आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि मुझे इस आधार पर उनका धन्यवाद करना चाहिए। राजा देवांश मुस्कुराया और आगे बढ़ा और हल्के से लड़की के कंधे को थपथपाया। मैं तुम्हारे और उसके बीच के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कभी कभी एक आदमी को सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा मैं बता सकता हूं कि हालांकि वह बदमाश ऊपर से कोमल और गर्म दिखता है, लेकिन वह अपनी हड्डियों में काफी घमंडी है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह एक दिन मेरी पोती को मेरे हाथों से छीन सकता है। मुझे लगता है कि दादाजी हार जाएंगे, लैला ने हंसते हुए कहा। हम देखेंगे। राजा देवांश को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने आगे कहा, क्या अब हम चलें? लैला ने दूर से उस छाया चित्र पर नजर डाली। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं और उसने अपने होठों को काटा और संकल्प के साथ अपना सिर हिलाया। उसके हाथ ने हल्के से लाइटनिंग ईटर क्रेन के पंख को खींचा।
क्रेन ने जोर से चीख मारी, अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से अंतरिक्ष भंवर में जा गिरी। लैला के जाने को देखते हुए ध्रुवांत ने अचानक एक गहरी सांस ली और दहाड़ते हुए कहा, लैला, मेरा इंतजार करो। मैं निश्चित रूप से वह सर्वोच्च विशेषज्ञ बनूंगा और तुम्हें ढूंढूंगा और उन सभी कमीनों को धूल चटा दूंगा जो तुम्हें धमकाने की हिम्मत करते हैं। उनकी आवाज विशाल चेतना शक्ति से आच्छादित थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज रही थी, जिससे उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी का प्रत्येक छात्र अचंभित रह गया। वह बच्चा उत्तरी सागर ड्रैगन और अध्यक्ष त्रिकेशु भी दंग रह गए, क्योंकि कुछ ही देर बाद वे अनियंत्रित रूप से हंसने लगे। उनकी आंखें प्रशंसा भरी निगाहों से भर गईं। लैला, जो भंवर में प्रवेश करने वाली थी, हंसी सिवाय इसके कि उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, क्योंकि उसने अपना मुंह ढक लिया था। उसने अपना सिर ताकत से हिलाया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह स्थानिक भंवर में प्रवेश कर गई और गायब हो गई। उसके पीछे पीछे बिजली चमकने वाली क्रेन सेना भी चल रही थी। राजा देवांश सबसे आखिर में अंदर गया। उसने सबसे पहले ध्रुवांत पर एक अजीब सी नजर डाली और उसके सख्त बूढ़े चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान थी। हालांकि उसने अंत में ध्रुवांत की ओर एक ठंडी सांस छोड़ी। फिर उसने उत्तरी समुद्री ड्रैगन और अध्यक्ष त्रिकेशु की ओर अपने हाथों को मोड़ा और फिर अंतरिक्ष भंवर में चला गया। स्थानिक भंवर धीरे धीरे घूमता और सिकुड़ता हुआ गायब हो गया, जिससे आकाश पहले जैसा हो गया। जैसे ही वे चले गए, पूरे उत्तरी चेतना एकेडमी पर छाया दबाव धीरे धीरे कम हो गया, जिससे असंख्य छात्रों को अपने दिलों में राहत महसूस हुई और उन्होंने अपने ठंडे पसीने पोंछे। ध्रुवांत अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ईशानी और बाकी लोगों ने हल्की सी आह भरी और सभी को तितर बितर कर दिया, ताकि कोई ध्रुवांत को परेशान न करे। ध्रुवांत आधे घंटे तक स्थिर खड़ा रहा, फिर धीरे से ऊंचे पत्थर पर बैठ गया और अपनी बाहें फैलाकर लेट गया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। निहारिका चुपचाप ध्रुवांत के पीछे आ गई और उसने उस पर एक नजर डाली और उसे परेशान करने के लिए कुछ नहीं कहा। आसमान से अमर पक्षी नीचे उतरी और उसने एक पतली और सुंदर मानव आकृति बना ली। ध्रुवांत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम सिर्फ इस बात से निराश नहीं होगे, है ना? अगर ऐसा है तो तुम बहुत ज्यादा निराश हो। अगर तुमने उसे इतना ही समझा है तो तुम दोनों के बीच का ब्लड लिंक बॉन्ड भी बेकार है। निहारिका ने प्राचीन अमर पक्षी पर एक नजर डालते हुए धीरे से कहा। ओह! प्राचीन अमर पक्षी की भौहें ऊपर उठीं और उसने अपना सिर उस सुंदरी की ओर घुमाया जो थोड़ी ठंडी थी और उसने सफेद पोशाक पहन रखी थी। वह हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी वह मुस्कान थोड़ी ठंडी और खतरनाक थी। लगता है कि तुम्हें हमारे ब्लड लिंक बॉन्ड से शिकायत है? अगर मुझमें क्षमता है तो मैं निश्चित रूप से इसे भंग कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि ध्रुवांत को इसके कारण फंसाया जाए, निहारिका ने कहा। ब्लड लिंक बॉन्ड को भंग कर दोगे? तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रही हो। प्राचीन अमर पक्षी ने अपने होंठ एक तरफ कर लिए। तो फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं कोशिश करूं? निहारिका ने ठंडी आवाज में कहा। आप इसे आजमा सकते हैं। दोनों लड़कियां एक दूसरे को घूर रही थीं, लेकिन दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी। लेकिन उनके बीच बारूद की गंध पहले से ही थी, क्योंकि वे एक दूसरे से दुश्मनी की स्थिति में पहुंच चुकी थीं। पर्याप्त। हालांकि जब उन्होंने मौखिक झगड़े से शारीरिक झगड़े की ओर बढ़ने के संकेत दिए, तो एक भौंकने की आवाज गूंजी और ध्रुवांत ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उन्हें प्रभावशाली तरीके से देखा। हालांकि उसका यह गरिमामय व्यवहार उसके सामने बैठी दो लड़कियों के लिए बेकार था। छोटे बदमाश, तुम बहुत प्रभावशाली हो, है ना? प्राचीन अमर पक्षी अपने लंबे पतले पैरों के साथ ध्रुवांत की ओर चली। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी, जिससे चटचटाहट की आवाज निकल रही थी। निहारिका भी अपनी उंगलियों पर तारे झिलमिलाते हुए ध्रुवांत को देख रही थी। ओह, तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो। ध्रुवांत ऊपर चढ़ गया और उसने सूखी हंसी हंसी। एक समझदार आदमी जानता है कि जब परिस्थितियां उसके खिलाफ हों तो लड़ना नहीं चाहिए। उसके सामने खड़ी दो लड़कियों में से कोई भी उसे आसानी से हरा सकती थी। ध्रुवांत की प्रतिक्रिया देखकर प्राचीन अमर पक्षी और निहारिका के होठों के कोने ऊपर उठ गए।
हालांकि जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उन्होंने ठंडी खर्राटे भरी, क्योंकि उन्हें एक दूसरे को पसंद नहीं आया। अब तुम ठीक हो? प्राचीन अमर पक्षी ने पूछा। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया, उस स्थान को देखते हुए जहां भंवर गायब हो गया था, और उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं देवांश कबीले में जाऊंगा, और मैं उस दिन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। कोई भी मुझे बाधित नहीं कर सकता। ध्रुवांत के चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी मुस्कान देखकर प्राचीन अमर पक्षी और निहारिका को राहत महसूस हुई, और वे कुछ हद तक संतुष्ट भी हुए। ध्रुवांत ने अपनी कमर को फैलाया। ऐसा लगता है कि वह उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन उससे पहले उसे आवश्यक सफलता हासिल करनी थी। केवल दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में पहुंचने पर ही वह उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी से स्नातक होने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के पीछे पहाड़ों पर यह क्षेत्र घने चेतना कोहरे से घिरा हुआ था, क्योंकि इस क्षेत्र में असीम चेतना शक्ति सीटी बजा रही थी। अस्पष्ट रूप से तरंगों की आवाज भी आ रही थी। ध्रुवांत एक हरे भरे पहाड़ की चोटी पर कमल के पत्थर के मंच पर खड़ा था। यह एकमात्र रैंक 8 स्पिरिट जाल था जो उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी से जुड़ा हुआ था, साथ ही सबसे अधिक अभिसरित चेतना शक्ति वाला एकमात्र स्थान भी था। सामान्य तौर पर यह स्थान छात्रों के लिए नहीं खोला गया था, लेकिन एक निश्चित सीमा तक बोलते हुए ध्रुवांत पहले से ही तीसरी कक्षा की आत्मा पड़ाव से बहुत आगे निकल गया था, और दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में आधा कदम आगे था, जिसमें एक ऐसी ताकत थी जिसकी तुलना सामान्य छात्रों से नहीं की जा सकती थी। अकादमी के लिए महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट की चैंपियनशिप जीतने के अलावा अकादमी में ध्रुवांत की स्थिति अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई थी। आमतौर पर जब तक यह एक अनुचित अनुरोध नहीं था, अकादमी उसके अनुरोध को पूरा करने में मदद करेगी। इस प्रकार उसके लिए खोला गया एकमात्र रैंक 8 स्पिरिट कन्वर्जेंस जाल उचित था। ध्रुवांत ने एक मुट्ठी हवा अंदर ली। जैसे ही इस क्षेत्र में मौजूद विशाल चेतना शक्ति उसके शरीर में समा गई, उसे आराम का एहसास हुआ और वह बैठ गया। उसके शरीर से एक काली रोशनी निकली जो उसके बगल में एक आकृति में बदल गई। आपने पहले ही अपना दिव्य रैंक के योद्धा सागर स्थापित कर लिया है, सिवाय इसके कि यह इस समय खाली है और इसमें चेतना शक्ति की कमी है, इसलिए यह अभी केवल एक सजावट है। प्राचीन अमर पक्षी ने ध्रुवांत की ओर देखते हुए कहा। ध्रुवांत ने सिर हिलाकर कहा, बासु के साथ युद्ध के दौरान वह इतनी विशाल शक्ति का उपयोग कर सकता था क्योंकि उसने अपने दिव्य रैंक के योद्धा सागर को भरने के लिए महान मेरु राक्षसी स्तंभ की शक्ति उधार ली थी। भले ही वह अपने शरीर में मौजूद चेतना शक्ति को दिव्य रैंक के योद्धा सागर में डाल दे, लेकिन यह 9 बैलों के बालों के बराबर ही होगी। अब जबकि महान मेरु राक्षसी स्तंभ से शक्ति समाप्त हो गई थी, उसका दिव्य रैंक के योद्धा सागर खाली हो गया था। अभी उसे जो करना था वह चेतना शक्ति इकट्ठा करना और अपने दिव्य रैंक के योद्धा सागर को भरना था। तभी उसे वास्तव में दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में कदम रखने के रूप में माना जा सकता था। प्राचीन अमर पक्षी ध्रुवांत के बगल में बैठ गई और उसने अपनी लंबी पतली टांगों को थोड़ा मोड़ लिया। उसकी तीखी ठोड़ी उसके घुटनों पर थी और उसने ध्रुवांत को देखा और धीरे से बुदबुदाया, सार्वभौमिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तुम्हारी क्या योजना है? मुझे लगता है कि उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी वर्तमान में तुम्हारी बहुत मदद नहीं करेगी। सख्ती से कहूं तो अगर तुम यहां रहती हो तो मुझे डर है कि तुम कभी भी देवांश कबीले में जाने की योग्यता नहीं पा सकोगी। ध्रुवांत ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उसे स्वाभाविक रूप से इस बात का पता था। अगर वह मजबूत बनना चाहता था तो वह हमेशा के लिए उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में नहीं रह सकता था। हम ब्लड लिंक बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आपको मेरे कुछ रहस्यों को जानना चाहिए। उदाहरण के लिए इसे ही ले लीजिए। ध्रुवांत ने उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि रहस्यमय काला कागज उसके हाथ में दिखाई दिया। काले कागज के उस पन्ने को देखते हुए
प्राचीन अमर पक्षी अपने शरीर को तनाव में आने से नहीं रोक पाई। उस समय उसे उस काले कागज से बहुत तकलीफ हुई थी। क्या आपने आदिम अमर शरीर के बारे में सुना है? ध्रुवांत की निगाहें गर्मी से धधक रही थीं जब वह अमर पृष्ठ को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। आदि अमर शरीर, जब ये शब्द निकले तो प्राचीन अमर पक्षी ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में सदमे की एक लकीर उभर आई। उसे अपने दिल को शांत करने में कुछ पल लगे और उसने कहा, आप 99 रैंक के दिव्य रैंक के योद्धा, आकाशीय शरीरों में से रैंक 4 आदिम अमर शरीर की बात कर रहे हैं? ध्रुवांत ने हल्के से अपना सिर हिलाया। हालांकि यह एक बहुत बड़ा रहस्य था, लेकिन वह प्राचीन अमर पक्षी पर पूरी तरह से विश्वास करता था। आखिरकार उनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं और सफलतापूर्वक इसका अभ्यास कर सकता हूं, तो क्या आपको लगता है कि मैं एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बन सकता हूं? ध्रुवांत ने नरम आवाज में कहा। यह कैसे संभव है? प्राचीन अमर पक्षी ने अचानक कहा। संभव नहीं? ध्रुवांत दंग रह गया। यह बात नहीं है। मैं यह कह रही हूं कि आपके लिए आदि अमर शरीर की साधना करना कैसे संभव है। प्राचीन अमर पक्षी ने तुरंत उत्सुकता से अपना सिर हिलाया और ध्रुवांत की ओर देखा। फिर उसने बोलना जारी रखा। क्या आप जानते भी हैं कि आदि अमर शरीर क्या दर्शाता है? इस समय यह ध्रुवांत था जो उत्सुक था। वह केवल इतना जानता था कि आदिम अमर शरीर रैंक 4 था, इसलिए यह एक शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि उसके पास इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं थी। आदि अमर शरीर दिव्य रैंक के योद्धा, आकाशीय शरीरों के 99 रैंकों में रैंक 4 है, लेकिन आप इस बात से अनजान हैं कि यह प्राचीन काल में 10 आदिम आकाशीय शरीरों में से एक है। प्राचीन अमर पक्षी ने धीरे से कहा। 10 आदिम शरीर? ध्रुवांत आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह सोच रहा था कि यह क्या है। 10 आदिम आकाशीय शरीर इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिव्य रैंक के योद्धा, आकाशीय शरीर हैं। उनमें से हर एक अत्यंत दबंग और शक्तिशाली है, जो आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमण में महान हजार दुनिया शुरू में हार की लकीर पर थी और कई निचले विमानों पर उन आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। यह तब तक नहीं था जब तक कि 10 आदिम आकाशीय शरीरों में साधना करने वाले 10 सर्वोच्च विशेषज्ञों का आगमन नहीं हुआ। इस प्रकार हारने की स्थिति नियंत्रण में थी। हालांकि उस क्लेश के दौरान वे 10 सर्वोच्च विशेषज्ञ 5 आदिम आकाशीय शरीरों के नष्ट होने के साथ ही गिर गए, यहां तक कि उनके लिए साधना विधियां भी गायब हो गईं। इसलिए केवल 5 आदिम आकाशीय शरीर ही बचे थे। वे दिव्य रैंक के योद्धा, आकाशीय शरीरों की 99 रैंक में रैंकिंग के शीर्ष 5 में थे, लेकिन फिर भी किसी के द्वारा उन्हें सफलतापूर्वक धारण करने के बारे में नहीं सुना गया था। इसलिए शीर्ष 5 दिव्य रैंक के योद्धा, आकाशीय शरीरों की रैंकिंग केवल किंवदंतियों में है, और आप कह रहे हैं कि आदि अमर शरीर उनमें से एक है। ध्रुवांत अचंभित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदि अमर शरीर की उत्पत्ति इतनी बड़ी होगी। यदि आप आदि अमर शरीर की सफलतापूर्वक साधना कर सकते हैं तो बधाई हो। मुझे भय है कि आप महान सहस्त्र विश्व के सर्वोच्च विशेषज्ञों की श्रेणी में शामिल हैं। प्राचीन अमर पक्षी ने अचानक ध्रुवांत को जिज्ञासा से देखा और कहा, लेकिन आप आदि अमर शरीर की साधना विधि प्राप्त करने में इतने आश्वस्त क्यों हैं? ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में रहस्यमयी काला कागज उठाया और कहा, क्या आप किंवदंतियों में अमर सूची के बारे में जानते हैं? अनादिकालीन दिव्य मूर्ति अमर सूची? प्राचीन अमर पक्षी का मुंह आश्चर्य से खुल गया। ध्रुवांत को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि प्राचीन अमर पक्षी इतना कुछ जानती थीं, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के बारे में सोचकर उसे राहत मिली। प्राचीन अमर पक्षी कबीला एक ऐसा कबीला था जिसकी नींव बहुत गहरी थी, इसलिए उनके पास काफी प्राचीन पुस्तकें भी होनी चाहिए। इसलिए प्राचीन अमर पक्षी के लिए पुराने समय के रहस्यों को जानना स्वाभाविक था।
यह काला कागज अमर पृष्ठ है, अमर सूची का एक हिस्सा है। मेरे पास वर्तमान में जो जानकारी है उसके अनुसार वर्तमान अमर सूची 3 पृष्ठों में विभाजित है। यदि मैं शेष 2 पृष्ठ प्राप्त कर सकता हूं तो मैं वास्तविक आदिम अमर शरीर प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा, ध्रुवांत ने नरम स्वर में कहा। प्राचीन अमर पक्षी ध्रुवांत के हाथ में रहस्यमयी काले कागज के टुकड़े को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गई और काफी देर बाद ही उसने गहरी सांस ली और अपने दिल में सदमे को दबा लिया। उसने ध्रुवांत को एक जटिल नजर से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुवांत के पास इतना खजाना होगा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। प्राचीन अमर पक्षी केवल आहें भर सकती थीं, क्योंकि वह ईर्ष्या के साथ जारी रही। अगर ऐसा कोई दिन है जब तुम अन्य 2 अमर सूची पृष्ठों को इकट्ठा कर सकते हो और सफलतापूर्वक आदिम अमर शरीर की खेती कर सकते हो, तो उस बूढ़े आदमी का उल्लेख नहीं करना। यहां तक कि एक स्वर्गीय दिव्य रैंक के योद्धा भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ध्रुवांत ने थोड़ा परेशान होकर जवाब दिया, लेकिन दुनिया इतनी विशाल है, अमर सूची के अन्य 2 पृष्ठों को ढूंढना असंभव है। प्राचीन अमर पक्षी भी कुछ देर तक सोच में डूबी रही, फिर उसने जवाब दिया, मेरे पास एक सुझाव है। हम? उसके जवाब से ध्रुवांत की आंखें चमक उठीं। क्या 5 महान अकादमियों के पास कोई विशेष दिव्य कलाकृति नहीं है जो सभी बाधाओं को भेद सकती है और इस दुनिया की हर चीज का पता लगा सकती है? कौन जानता है, हो सकता है कि यह अमर सूची का स्थान बताने में सक्षम हो। न्याय का दर्पण? ध्रुवांत की आंखें चमक उठीं और उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि इसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन निस्संदेह यह एक व्यवहार्य तरीका था जिसे आजमाया जा सकता था। जहां तक निर्णय के दर्पण का उपयोग करने की बात है तो शायद वह उस समय केवल अध्यक्ष त्रिकेशु की मदद ले सकता था। लेकिन मुझे अभी भी तुम्हें सलाह देनी है कि तुम अपना यह विचार अपने तक ही रखो। वर्तमान में भले ही तुम अमर सूची प्राप्त कर लो, यह तुम्हारे लिए केवल आपदा ही लाएगा, प्राचीन अमर पक्षी ने फीकी आवाज में कहा। ध्रुवांत मुस्कुराया और उसका खंडन नहीं किया। अगर उसने अभी अमर सूची प्राप्त कर ली होती तो वह उसकी रक्षा भी नहीं कर पाता। हालांकि उसे इसे कम समय में प्राप्त करने का विचार नहीं था। आखिरकार अमर सूची के इस पृष्ठ में दर्ज महान सौर अमर शरीर ही ऐसी चीज थी जिसे वह अपर्याप्त सामग्री के साथ केवल घूर कर देख सकता था। फिलहाल वह दिव्य रैंक के योद्धा राज्य में पहुंचने के बाद ही इस पर निर्णय ले सकता है। ध्रुवांत ने अपने दिल में उठती लहरों को दबाते हुए एक मुट्ठी हवा अंदर खींची, धीरे धीरे उसे शांत किया। अपने हाथ की एक झटकी से उसने अमर सूची के पन्ने को अपने शरीर में रख लिया। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए आपकी मदद चाहिए, ध्रुवांत ने धीमी आवाज में कहा, जैसे ही उसने अपने हाथ से साधना शीलें बनाईं और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही ध्रुवांत ने अपनी आंखें बंद कीं, आसपास का घना चेतना कोहरा एक पल में ही भड़क उठा, आश्चर्यजनक गति से उसकी ओर बहने लगा और ध्रुवांत के शरीर में अंतहीन रूप से भर गया। ध्रुवांत का मन भी उसके शरीर में डूब गया था। चेतना शक्ति की जो लहरें सीटी बजा रही थीं, वे अतीत से अतुलनीय थीं। इस प्रकार उसके शरीर में असीम चेतना शक्ति से भरने में केवल आधे घंटे का समय लगा। चुभने वाला दर्द हुआ, लेकिन ध्रुवांत ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिया। उसका मन चाहता था कि उसके शरीर में खींची जा रही चेतना शक्ति की गति और भी तेज हो जाए। चेतना शक्ति के प्रवाह के साथ उनका आभा मंडल तेजी से सीमा तक पहुंच गया। इस समय ध्रुवांत का चेहरा भी असाधारण रूप से गंभीर था, क्योंकि वह जानता था कि अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण था। केवल अपने आभामंडल को तोड़कर ही वह इसे दिव्य रैंक के योद्धा सागर से बदल सकता था। हालांकि यदि यह कदम असफल रहा तो परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। शैटर मेरे दिव्य रैंक के योद्धा होने का मार्ग यहीं से शुरू होगा। ध्रुवांत ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। सांस लेते समय उसकी नजर तेज थी। एक पल में चेतना शक्ति एक शक्तिशाली धारा में बदल गई और उसके शरीर में, उसके आभामंडल में प्रवाहित हुई, जो अपनी सीमा तक पहुंच गया था। संपीड़न के कारण उसकी आभामंडल में स्थित चेतना शक्ति बिखर गई। उसकी आभा एक क्षण में ही बिखर गई। उस पल जब उसका आभामंडल फटा
ध्रुवांत का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर गई हो। उसका शरीर थोड़ी थोड़ी देर में कांप रहा था और उसके माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दे रहा था जो उसके चेहरे से नीचे टपक रहा था। पूरे शरीर में फैले अवर्णनीय दर्द ने ध्रुवांत की चेतना को लगभग जकड़ लिया था, लेकिन सौभाग्य से ध्रुवांत को पहले से ही इसकी उम्मीद थी और ठीक उसी समय उसने एक मुट्ठी हवा अंदर ली और अपने मन को स्थिर किया। उसे महसूस होने लगा था कि उसके आभा मंडल के विस्फोट के साथ साथ उसके आभा मंडल में शुरू में संग्रहित विशाल चेतना शक्ति जंगली घोड़ों के समान थी, जो हिंसक रूप से बाहर निकलते ही अपने बंधनों से मुक्त हो गए थे। आभा मंडल के संयम के बिना ध्रुवांत ने जो चेतना शक्ति स्वयं विकसित की थी वह उसके नियंत्रण से मुक्त हो रही थी। चेतना शक्ति ने तबाही मचा दी और यदि वह इसे नियंत्रित करने में असमर्थ था तो इससे उसके शरीर में स्थित मेरिडियन टूट जाएंगे और गंभीर परिणाम होंगे। यह ऐसी स्थिति थी जिसे ध्रुवांत घटित होते देखना नहीं चाहता था। वापस आओ, ध्रुवांत के दिल से एक चीख निकली और जिस जगह पर उसका औरासिया फटा वहां अचानक एक हल्की टिमटिमाती रोशनी का बिंदु दिखाई दिया। प्रकाश का वह बिंदु इतना छोटा था कि उसे अनदेखा किया जा सकता था। हालांकि यह वह बिंदु था जिसने एक प्रमुख चूषण बल को मुक्त कर दिया था। वह चूषण बल फैल गया और तुरंत ध्रुवांत के शरीर के हर एक कोने को ढक लिया। चेतना शक्ति जो उसके शरीर में उत्पात मचा रही थी क्षण भर में धीमी हो गई और तेजी से प्रकाश के बिंदु की दिशा में उड़ने लगी। प्रकाश का वह बिंदु दिव्य रैंक के योद्धा सागर था जिसे ध्रुवांत ने उस समय स्थापित किया था। यह धीरे धीरे प्रकाश से टिमटिमा रहा था क्योंकि यह सभी चेतना शक्ति का स्वागत कर रहा था। यह एक खाई की तरह था जो सभी चेतना शक्ति को निगल रहा था। ध्रुवांत के शरीर को तबाह करने वाली चेतना शक्ति को गायब होने में 1 घंटा लगा और प्रकाश का बिंदु जो उसके दिव्य रैंक के योद्धा सागर का प्रतिनिधित्व करता था उसके शरीर में मौंडराता रहा। पहले की तुलना में यह इस समय और भी अधिक चमकदार था। ध्रुवांत की चेतना ने दिव्य रैंक के योद्धा सागर में गोता लगाया और एक पल में उसके सामने एक अंतहीन महासागर दिखाई दिया जिसमें चेतना शक्ति बह रही थी। हालांकि यह मात्रा महान मेरु राक्षसी स्तंभ से निकलने वाली शक्ति की तुलना में फीकी थी। इस क्षण ध्रुवांत की बंद आंखें अचानक खुल गईं। प्राचीन अमर पक्षी जो उसके बगल में बैठा था उसकी स्थिति देखकर राहत की सांस ली और उसे पता चला कि ध्रुवांत ने सफलतापूर्वक उसके औरासिया को तोड़ दिया है। अब जबकि सॉवरेन सागर ने औरासिया को सफलतापूर्वक बदल दिया था, उसे आगे जो करने की जरूरत थी वह था इसे चेतना शक्ति से भरना। इस कदम के लिए काफी समय की आवश्यकता थी क्योंकि यह तीसरे दर्जे की आत्मा पड़ाव से दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। केवल जब दिव्य रैंक के योद्धा सागर सही अवस्था में पहुंच जाता है तभी किसी के पास दिव्य रैंक के योद्धा आकाशीय शरीर की खेती करने के लिए पर्याप्त आधार हो सकता है। यदि आप महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट से प्राप्त किए गए दिव्य रैंक के योद्धा अमृत को परिष्कृत और अवशोषित कर सकते हैं तो आपको सच्चे दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में चढ़ने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा यह आपको बहुत समय भी बचाएगा, प्राचीन अमर पक्षी ने कहा। उसकी बातें सुनकर ध्रुवांत ने कुछ पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और अपना सिर हिलाया। मैं दिव्य रैंक के योद्धा सागर को एक आदर्श स्थिति में लाने के लिए खुद पर निर्भर रहने की योजना बना रहा हूं। अमर पक्षी भौहें सिकोड़ते हुए दंग रह गईं। आप दिव्य अमृत या दिव्य चेतना द्रव को परिष्कृत करने का इरादा नहीं रखते हैं। मुझे डर है कि इस तरह से आपको बहुत समय लगेगा। दिव्य रैंक के योद्धा सागर को भरने के लिए चेतना शक्ति की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति साधना के लिए स्वयं पर निर्भर होता तो उसे काफी समय लग सकता था। इसलिए अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए पहले से ही दिव्य रैंक के योद्धा चेतना तरल पदार्थ तैयार कर रखे थे। मेरे पास बहुत समय है। दिव्य रैंक के योद्धा सागर दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र की नींव है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं इसे विकसित करने के लिए खुद पर भरोसा करता हूं तो यह अधिक परिपूर्ण होगा।
ध्रुवांत मुस्कुराया। प्राचीन अमर पक्षी ने ध्रुवांत की बातों का खंडन नहीं किया। उसने ध्रुवांत पर एक असामान्य नजर डाली और मुस्कुराई। मैं कह सकती हूं कि तुम अभी भी इसी तरह की राय रखते हो। उसके लहजे में थोड़ी प्रशंसा थी, जो कि दुर्लभ था, क्योंकि वह समझती थी कि ध्रुवांत ने जो चुनाव किया वह वास्तव में आश्चर्यजनक था। जब कई लोग दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वे इस चरण को पूरा करने और दिव्य रैंक के योद्धा की शक्ति का अनुभव करने के लिए दिव्य रैंक के योद्धा चेतना द्रव को परिष्कृत करने के लिए अधीर हो जाते हैं। हालांकि इसके बहुत अधिक दुष्प्रभाव नहीं थे, लेकिन उस शक्ति की सांद्रता निश्चित रूप से उस चेतना शक्ति से कमतर होगी जिसे उन्होंने स्वयं विकसित किया था। चूंकि दिव्य रैंक के योद्धा सागर दिव्य रैंक के योद्धाता की नींव था, इसलिए इसका महत्व अकल्पनीय था। इसलिए ध्रुवांत ने अस्थायी रूप से ताकत के प्रलोभन को त्याग दिया और सबसे आदिम विधि को चुना, जो सबसे स्थिर विधि थी और बेहद कठिन थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा, जो चेतना धुंध से ढका हुआ था। मुझे पता है, सर्वोच्च विशेषज्ञ प्राचीन अमर पक्षी के होंठ उठे जब उसने अपने सामने खड़े युवक को देखा, लेकिन यह चलने के लिए आसान रास्ता नहीं है। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में प्रतिभाशाली लोगों की संख्या आपकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा है, और एक बार जब आप ग्रेट 1000 वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से इसका एहसास होगा। चाहे यह रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे फिर भी इस पर चलना ही होगा। ध्रुवांत ने प्राचीन अमर पक्षी को एक शानदार मुस्कान दिखाई। यह एक वादा है जो एक लड़के ने उस लड़की से किया है जिसे वह प्यार करता है। उसकी मुस्कान को देखकर प्राचीन अमर पक्षी थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुराई। अतीत की तुलना में उसके पहले का यह युवक बहुत परिपक्व लग रहा था। मुझे अगले कुछ समय तक तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। ध्रुवांत ने प्राचीन अमर पक्षी की ओर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। अरे, तुम सच में मुझे अपने अंगरक्षक की तरह ट्रीट कर रहे हो? प्राचीन अमर पक्षी ने अपने दांत भींच लिए और ध्रुवांत की तरफ मुट्ठी लहराई। हालांकि वह उसे केवल घृणा से घूर सकती थी और उसके बगल में बैठ गई। जैसे ही ध्रुवांत अपनी साधना अवस्था में डूबा, उसके शरीर से एक प्रबल चूषण शक्ति तेजी से बाहर निकली। एक पल में इसने इस क्षेत्र में घनी चेतना धुंध को उबलने और सीटी बजाने के लिए प्रेरित किया। यह एक तूफान की तरह था जिसने उसे घेर लिया। असीम चेतना शक्ति लगातार ध्रुवांत के शरीर में प्रवाहित हो रही थी और इसे परिष्कृत करने के बाद यह अंतहीन रूप से उसके दिव्य रैंक के योद्धा सागर में समा गई। इतने लंबे समय तक बहने वाले प्रवाह का सामना करते हुए दिव्य रैंक के योद्धा सागर एक रसातल की तरह था, क्योंकि इसे पूरी तरह से निगल लिया था। हालांकि ध्रुवांत को इस क्षण समझ आ गया कि प्राचीन अमर पक्षी ने ऐसा क्यों कहा था कि उसके दिव्य रैंक के योद्धा सागर को पूर्णतः भरने में बहुत समय लगेगा। उन्होंने महसूस किया कि पूरे दिन साधना करने के बाद भी उनके प्रभु सागर में कोई वृद्धि नहीं हुई। स्पष्ट रूप से इस दिन परिष्कृत चेतना शक्ति की मात्रा उनके प्रभु सागर के लिए 9 बैलों के एक बाल के बराबर थी। इस गति के अनुसार उसे अपना दिव्य रैंक के योद्धा सागर भरने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। शोधन की गति बहुत धीमी है। ध्रुवांत अपने विचारों में डूबते हुए मन ही मन बुदबुदाया। बहुत देर बाद उसने अचानक अपने हाथ की शीलें बदल दीं। ध्रुवांत जो कमल के मंच पर बैठा था, उसका पूरा शरीर पहले से ही घने चेतना धुंध में लिपटा हुआ था, जो एक उच्च प्रवाह में इकट्ठा हो गया था, जो उसके अंदर बह रहा था। इस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चेतना शक्ति अचानक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगी। प्राचीन अमर पक्षी, जो बहुत दूर नहीं थी, ने भी इसे महसूस किया और उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और अपनी निगाहें केंद्रित कीं। ध्रुवांत के शरीर के बाहर अचानक एक बड़ा काला शिवालय बन गया। जैसे ही शिवालय दिखाई दिया, वह भयानक चूषण बल के साथ फट गया, जिससे असंख्य फुट के दायरे में चेतना धुंध इकट्ठा हो गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि धुंध से बने कई ड्रैगन शिवालय में गोता लगा रहे थे।
धुंध के ड्रैगन के साथ साथ काले स्तंभ की सतह पर सुनहरे ड्रैगन जीवित हो उठे थे, जो ड्रैगन की दहाड़ निकालते हुए सुनहरी लपटों में बदल गए और स्तंभ में प्रवेश कर गए। अंतहीन धुंध के ड्रैगन जैसे ही सुनहरी लपटों के संपर्क में आए, वे तेजी से वाष्पित हो गए। वे बारिश की महीन बूंदों में बदल गए, जो गिरकर शिवालय के भीतर मौजूद एल ध्रुवांत के शरीर में समा गईं। बारिश की वे बारीक बूंदें दिव्य चेतना लिक्विड से अतुलनीय थीं, लेकिन फिर भी उनमें अत्यंत परिष्कृत चेतना शक्ति थी। इसलिए यह अधिक शुद्ध थी और इसे अवशोषित करना बहुत आसान था। कितनी भयंकर लपटें! प्राचीन अमर पक्षी के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक उभरी जब उसने सुनहरी लपटों को देखा। वह खुद एक ज्वाला विशेषज्ञ थी। अतीत में उसके पास प्राचीन अमर पक्षी लपटें थीं और अभी उसके पास शक्तिशाली अमर लपटें थीं। हालांकि उसकी आंखों के सामने सुनहरी लपटें कोई साधारण लपटें नहीं लग रही थीं। 9 परत वाले पगोड़ा का उपयोग करने के बाद ध्रुवांत की शोधन गति एक भयानक गति से बढ़ गई। चेतना शक्ति के तीव्र उतार चढ़ाव को उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के कुछ बुजुर्गों द्वारा भी महसूस किया जा सकता था। अगले समय में ध्रुवांत साधना की अवस्था में डूब गया था और चेतना शक्ति को परिष्कृत और अवशोषित करना लगभग उसकी सहज प्रवृत्ति थी। बाहरी दुनिया से किसी भी तरह की बाधा को उसने रोक दिया था। यह पूरी प्रक्रिया 1 महीने तक चली। इस महीने में उन्होंने आराम करना बंद नहीं किया था। चेतना शक्ति को परिष्कृत करने और अवशोषित करने से होने वाली हलचलें बढ़ती जा रही थीं। अंत में न केवल अकादमी के बुजुर्ग बल्कि हर छात्र पीछे के पहाड़ों से आने वाली चेतना शक्ति के तीव्र उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। लेकिन सौभाग्य से अध्यक्ष त्रिकेशु ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था, इसलिए उन्हें पता था कि ध्रुवांत पीछे के पहाड़ों में साधना कर रहा था। इसलिए कोई भी डर के मारे उसे बाधित करने के लिए नहीं गया। महीना तेजी से बीत गया। 1 महीने बाद दूर पहाड़ों में अमर पक्षी, जिसकी आंखें बंद थीं, ने अचानक उन्हें खोला और खेती के मंच को देखा। उसने देखा कि काले 9 परत वाले पगोड़ा में अचानक उतार चढ़ाव आया और वह धीरे धीरे गायब हो गया। जैसे ही काला स्तंभ गायब हुआ, आकाश पर एक आकृति बैठी हुई दिखाई दी। उस आकृति के 100 फुट के दायरे में शून्यता थी, मानो कोई निराकार ढाल हो। यहां तक कि आकाश और पृथ्वी के बीच की चेतना शक्ति भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। वह शांतिपूर्वक हवा में बैठा था। उसके चारों ओर कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन अस्पष्ट रूप से उससे एक अवर्णनीय दबाव निकल रहा था। ध्रुवांत की आंखें, जो पूरे महीने बंद होकर पत्थर की तरह हो गई थीं, धीरे धीरे खुल गई थीं। धमाका उसकी काली पुतलियों से प्रकाश प्रवाहित हुआ, जिससे उसके सामने का स्थान विकृत हो गया। उसका आकार हिल गया और एक पल में वह रहस्यमय तरीके से हवा में प्रकट हो गया। उसने धीरे से अपनी दोनों भुजाएं खोलीं और अचानक आकाश की ओर दहाड़ने लगा। धमाका उसकी दहाड़ गरजने जैसी थी, जैसे चेतना शक्ति का एक प्रकाश स्तंभ उसके शरीर से कुछ 1000 फीट ऊपर उठ रहा था। वह प्रकाश स्तंभ आकाश और पृथ्वी को जोड़ता था, क्योंकि वह एक निराकार दबाव उत्सर्जित करता था। नॉर्दर्न हेवंस चेतना एकेडमी में अनगिनत छात्र उस बड़े प्रकाश स्तंभ को हैरानी से देख रहे थे। उस प्रकाश स्तंभ से आते हुए उन्हें एक जाना पहचाना दबाव महसूस हुआ। यह दबाव दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञों का था। इस समय ध्रुवांत ने अंततः दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में सफलतापूर्वक कदम रखा था। प्रकाश का विशाल स्तंभ आसमान में ऊपर की ओर उठा और 100 मील दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जब सभी ने इसे महसूस किया तो प्रकाश के उस स्तंभ से एक भयानक दबाव आ रहा था। वह दबाव उनके लिए अपरिचित नहीं था। उन्होंने इसे अकादमी में उन दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र के बुजुर्गों से महसूस किया था। स्पष्टतः उस प्रकाश स्तंभ के भीतर का व्यक्ति सफलतापूर्वक प्रभुता संपन्न राज्य में प्रवेश कर गया था। उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के एक विशेष शिखर पर नीरज और ली जुआनतोंग ने अपने सिर उठाए और जटिल निगाहों से प्रकाश स्तंभ की दिशा की ओर देखा।
वह आदमी सच में एक राक्षस है, नीरज ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अनिच्छा के साथ साथ प्रशंसा का भाव भी था। उस समय जब वह ध्रुवांत से मिला तब भी हिमांशु उसका पीछा कर रहा था, लेकिन सिर्फ 3 साल में वह युवक उससे बहुत आगे निकल गया था और आगे निकलकर दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में कदम रख दिया था। कशगर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसके विचार नीरज से कहीं ज्यादा गहरे थे। आखिरकार ध्रुवांत सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी ताकत से उसकी 3 चालें चलने में कामयाबी हासिल की थी, और उसे लगा कि ध्रुवांत उस समय सिर्फ साधारण था और वह बेहतरीन लैला के लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि मात्र 3 साल से भी कम समय में उसने देखा कि कैसे ध्रुवांत ने तरक्की की और लोगों को चकित कर दिया। अभी कशगर के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लैला की दृष्टि वास्तव में अच्छी थी। हालांकि जब लैला चले गए और देवांश ध्रुवांत से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, तो कशगर, जिन्होंने ध्रुवांत की तरक्की देखी थी, जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब राजा देवांश ध्रुवांत के बारे में अपनी राय बदल देंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने किया था। यह वह युवा था जो हमेशा आश्चर्यजनक चमत्कार कर सकता था। मुझे डर है कि ध्रुवांत उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में लंबे समय तक नहीं रहेगा, नीरज ने अचानक अपने स्वर में अनिच्छा के साथ कहा। इतना समय बिताने के बाद ध्रुवांत के बारे में उनकी अच्छी धारणा बन गई थी। तुम्हारे बारे में क्या? कशगर ने नीरज को देखा। वह जानता था कि उसके सामने यह आदमी अपनी हड्डियों तक घमंड से भरा हुआ था। उसके लिए उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में हमेशा के लिए रहना असंभव था। मैं शीघ्र ही दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास में अपनी एकांत साधना शुरू करूंगा। उस समय मैं महान सहस्राब्दी दुनिया में घूमूंगा। हाँ, कौन जानता है, मैं उस समय ध्रुवांत का सामना करने में सक्षम हो सकता हूं। यदि कोई मौका है तो मैं निश्चित रूप से उसके साथ एक मुकाबला करूंगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उस समय कौन अधिक शक्तिशाली होगा। नीरज ने अपनी आंखों में ज्वलंत लड़ाई के इरादे और उम्मीद के साथ मुस्कुराया। चलो उस समय चलते हैं। हो सकता है कि मैं दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने में तुमसे ज्यादा तेज हो जाऊं। कशगर ने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे लिए मुझसे आगे निकलना इतना आसान नहीं है क्या? तुम्हें लगता है कि तुम ध्रुवांत हो? नीरज हंसे। तो हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। कशगर मुस्कुराया। उसकी नजर कोमल थी। उसने नीरज को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा था, जो खुद के बराबर हो सकता था, और उसने देखा कि उसमें कितनी कमी थी। जहां तक ध्रुवांत की बात है, वह व्यक्ति बस एक राक्षस था, इसलिए उसने उसे बाहर रखा था, क्योंकि कशगर नहीं चाहता था कि उसका आत्मविश्वास हर बार टूट जाए। उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के मुख्य हॉल में उत्तरी समुद्री ड्रैगन अध्यक्ष त्रिकेशु मौलाना और बाकी लोगों ने अपने सिर उठाए और अपनी आंखों में संतुष्टि के साथ प्रकाश के उस विशाल स्तंभ को देखा। इन 2 से 3 वर्षों में ध्रुवांत ने जो उपलब्धियां हासिल कीं, वे उनके उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के इतिहास में भी अत्यंत दुर्लभ थीं। वह बच्चा वाकई बहुत ताकतवर है। कितना अच्छा होगा अगर वह हमेशा के लिए हमारे उत्तरी चेतना एकेडमी में रहे। हॉलमास्टर मौलाना आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अदूरदर्शी होना दूसरे का भविष्य बिगाड़ देगा। उत्तरी समुद्री ड्रैगन ने हॉलमास्टर मौलाना की आह पर काले चेहरे के साथ स्पष्ट रूप से डांटा। डांट खाने पर हॉलमास्टर मौलाना के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए और उन्होंने असहजता से कहा, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। अध्यक्ष त्रिकेशु उस दृश्य को देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखें थोड़ी उदास थीं जब उन्होंने कहा, ध्रुवांत की क्षमता बहुत अधिक है और हमारी अकादमी के लिए उसकी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करना असंभव है। केवल विशाल ग्रेट 1000 वर्ल्ड ही उसके लिए एक मंच हो सकता है। इसलिए भले ही हमारी उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में रहते हुए उसकी ताकत बढ़ जाए, लेकिन उसके लिए एक सच्चा सर्वोच्च विशेषज्ञ बनना असंभव है। मौलाना, क्या आपको लगता है कि अगली बार जब ध्रुवांत हमारी उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में वापस आएगा
तो हमारे बारे में तो छोड़िए भाई, उत्तरी सागर भी उसकी तुलना में नहीं हो सकता। मौलाना की अभिव्यक्ति हिल गई, क्योंकि उसने कभी भी अध्यक्ष त्रिकेशु से ध्रुवांत की इतनी उच्च प्रशंसा की उम्मीद नहीं की थी। उत्तरी सागर ड्रैगन ने अपने वृद्ध चेहरे पर शांत भाव के साथ अपनी दाढ़ी को सहलाया। अप्रत्याशित रूप से उसने अध्यक्ष त्रिकेशु के शब्दों का खंडन नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि अध्यक्ष त्रिकेशु के शब्द असंभव नहीं थे। उस युवा में एक भयानक क्षमता थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास सर्वोच्च विशेषज्ञों के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ हृदय था। अडिग निश्चय, हठ और दृढ़ हृदय। वास्तविक सर्वोच्च विशेषज्ञों के लिए प्रतिभाएं गौण थीं और महत्वपूर्ण था विशेषज्ञ का हृदय। इस प्रकार उस युवा का भविष्य निश्चित रूप से सामान्य नहीं होगा। बड़ी बहन निहारिका, क्या बड़े भाई ध्रुवांत ने सफलतापूर्वक अपनी सफलता प्राप्त कर ली है? शांत प्रांगण में सुनेर ने अपने सामने की चमकदार रोशनी को अपने छोटे हाथों से ढक लिया और दूर आकाश में प्रकाश के बड़े स्तंभ को देखा। वह होना चाहिए। निहारिका बांस के घर के सामने बैठी थी और उसकी सफेद पोशाक से एक आश्चर्यजनक चाप की रूपरेखा बन रही थी। हालांकि इस तरह के दृश्य का आनंद लेने के लिए कोई भी लड़का नहीं था। निहारिका ने अपने लिए एक पेय डालते हुए एक जेड पॉट को पकड़ रखा था। उसने लापरवाही से अपनी नजर बड़े आकार के प्रकाश स्तंभ पर डाली और उदासीनता से अपना सिर हिला दिया। बड़ी बहन निहारिका, आप बड़े भाई ध्रुवांत के लिए चिंतित क्यों नहीं हैं? सुनैना थोड़ी नाखुश थी जब उसने देखा कि निहारिका कितनी उदासीन थी, और उसने मुंह बना लिया। इस समय उसकी रक्षा के लिए एक अद्भुत सुंदरता उसके साथ है, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, निहारिका ने उदासीनता से कहा। सुनैना अपनी मुस्कुराहट से सिकुड़ी आंखों के साथ निहारिका के सामने बैठी थी। उसने अपनी आवाज खींची और हंसी तो बड़ी बहन निहारिका उस खूबसूरत बड़ी बहन से ईर्ष्या करती है। वह बहुत सुंदर है, निहारिका ने सुनैना को घूरते हुए कहा। उसके होठों पर एक खतरनाक छाप उभर आया। बड़ी बहन निहारिका जितनी सुंदर नहीं, मेरा मतलब है कि बड़ी बहन निहारिका उससे भी अधिक सुंदर है, सुनैना गलती से बोल पड़ती है। लेकिन जब उसने निहारिका को अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए देखा तो उसने तुरंत अपने शब्द बदल दिए, क्योंकि उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ था। हम्फ। निहारिका ने हल्के से नाक सिकोड़ी और अपना ठंडा चेहरा ऊपर उठाया और चेतना शक्ति से बने प्रकाश स्तंभ को देखा, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में खड़ा था, और अपने दांत पीस लिए। उस समय जब वह एकांत में जा रहा था तो उसने यह पूछने की पहल भी की कि क्या उसे अपनी सुरक्षा के लिए उसकी मदद की जरूरत है। हालांकि उसे वास्तव में उस आदमी ने मना कर दिया था, यह बस घृणित है। सुनैना ने चुपके से निहारिका पर नजर डाली और उसके दिमाग में भी उलझन थी। हालांकि बड़ी बहन निहारिका दूसरों के साथ व्यवहार करते समय ठंडी थी, लेकिन उसका दिल अच्छा था। उस समय वह बड़ी बहन लैला के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। तो वह बड़ी बहन प्राचीन अमर पक्षी का इतना विरोध क्यों कर रही है? ऐसा कहा जाता था कि देवांश एसोसिएशन में बड़ी बहन निहारिका और बड़ी बहन अमर पक्षी सबसे लोकप्रिय परिपक्व महिलाएं थीं। हालांकि वह यह नहीं समझती थीं कि यह क्या था। जब सुनैना के दिमाग में विचारों की बाढ़ सी आ गई तो निहारिका खड़ी हो गई और उसने बड़े आकार के प्रकाश स्तंभ को देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि और गर्व की झलक थी। वह वास्तव में आंटी आदित्य का बेटा है। शायद भविष्य में वह आंटी आदित्य जैसा ही उत्कृष्ट बन जाए। जब वह दिन आएगा तो निहारिका को लगेगा कि वह अनियंत्रित रूप से उसके प्यार में पड़ जाएगी। जैसे ही निहारिका के मन में यह विचार आया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ प्रकाश स्तंभ कुछ मिनटों तक रहा, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया। जब प्रकाश स्तंभ लुप्त हो गया तो दो प्रकाश किरणें क्षितिज पर फैल गईं और उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी की हवा में एक चमक में दिखाई दी। हर एक छात्र ने अपनी नजरें घुमाईं और देखा कि एक युवा हवा में खड़ा है। उसका रूप अभी भी वैसा ही था, यहां तक कि उसके आसपास की चेतना शक्ति का वह प्रबल उतार चढ़ाव भी पूरी तरह से समाप्त हो गया था।
अगर वह हवा में खड़ा होने पर अपने व्यवहार के कारण ऐसा नहीं करता तो हर कोई सोच सकता था कि वह अपनी सफलता में विफल हो गया है। प्राचीन अमर पक्षी ध्रुवांत के बगल में खड़ी थी। ध्रुवांत की तुलना में उसने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। उसका पतला शरीर थोड़ा लंबा था, उसकी गोरी गर्दन हंस की तरह सुंदर थी और उसकी सुंदर कॉलर बोन एक कोमल चाप बनाती थी। खासकर उसकी लंबी टांगों की जोड़ी जो दूसरों की आत्माओं को खींचती थी। उसकी पतली आंखों में जंगलीपन भरा हुआ था, जिससे दूसरों को समझ में आ गया कि ऐसी महिला को जीतना आसमान पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन था। ध्रुवांत ने उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी से आने वाली अनगिनत निगाहों को देखा और वह हल्के से मुस्कुराया। उसने संतुष्टि के साथ सांस ली और धीरे से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वह अपने शरीर में भयानक चेतना शक्ति के ज्वालामुखीय उछाल को महसूस कर सकता था। उस चेतना शक्ति की ताकत ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना 3rd ग्रेड दिव्य रैंक का योद्धा से की जा सके। अभी अपने हाथ के एक झटके से वह संभवतः कुछ 100 तृतीय श्रेणी के आत्मा पड़ाव विशेषज्ञों को दबा सकता है। यह एक ऐसा अंतर था जिसे संख्याओं से नहीं भरा जा सकता था। वह शक्ति पूरी तरह से चेतना शक्ति पर आधारित थी। जब ध्रुवांत ने भविष्य में एक दिव्य रैंक के योद्धा दिव्य शरीर की सफलतापूर्वक साधना की तो उसकी शक्ति और भी भयानक होगी। कितनी मादक शक्ति है। ध्रुवांत कुछ क्षण के लिए इस भावना में डूब गया। फिर उसने अपने आप को संभाला और प्राचीन अमर पक्षी के साथ मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। हा, बधाई हो ध्रुवांत। ध्रुवांत को आते देख हॉल मास्टर मौलाना और बाकी लोग मुस्कुरा दिए। ध्रुवांत ने जल्दी से अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और अध्यक्ष त्रिकेशु की ओर देखते हुए उसकी निगाहें कुछ क्षण के लिए रुक गईं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, तुम इतने विनम्र क्यों हो? उसकी प्रतिक्रिया देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, अध्यक्ष, मैं 5 महान अकादमियों के निर्णय के दर्पण का उपयोग करना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह संभव है? ध्रुवांत थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसने अध्यक्ष त्रिकेशु को देखा और सावधानी से बोला। यह मामला उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और यदि यह संभव नहीं था तो उसके लिए अमर सूची की खोज करना वास्तव में कठिन होगा। स्पष्टतः ध्रुवांत के अनुरोध ने अध्यक्ष त्रिकेशु को अचंभित कर दिया था क्योंकि उनका चेहरा धीरे धीरे भारी हो गया था और उनकी भौहें सिकुड़ गई थीं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुवांत का दिल अनायास ही बैठ गया। न्याय का दर्पण उधार लेना मुख्य हॉल में ध्रुवांत के अनुरोध को सुनकर अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी लोगों की भौहें तन गईं और काफी देर बाद उन्होंने ध्रुवांत की ओर देखा और कहा, निर्णय का दर्पण 5 महान अकादमियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केवल एक अकादमी की सहमति से इसका उपयोग करना असंभव है। इसलिए हमें निर्णय के दर्पण का उपयोग करने से पहले 5 महान अकादमियों के सभी 5 अध्यक्ष का वोट प्राप्त करना होगा। कम से कम 3 वोटों के साथ ही हम निर्णय के दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। ध्रुवांत ने अपना सिर खुजलाया और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि न्याय के दर्पण का उपयोग करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अमर सूची के बारे में कोई भी खबर पाने के लिए यह उसका एकमात्र विकल्प था। 5 महान अकादमियों में से सेंट चेतना एकेडमी शायद इसके लिए सहमत नहीं होगी, लेकिन हम 3 अन्य अकादमियों के लिए लड़ सकते हैं। उत्तरी समुद्री ड्रैगन, जो शुरू से ही कुछ नहीं बोला था, ने अपना मुंह खोला। मैं 3 अन्य अकादमियों की यात्रा करूंगा। मुझे विश्वास है कि वे इस बूढ़े आदमी को कुछ सम्मान देंगे। अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी लोग उसके शब्दों से चौंक गए। उत्तरी सागर ड्रैगन अकादमी के मामलों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करता था। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि वह वास्तव में ध्रुवांत के लिए ऐसा करेगा। ध्रुवांत भी दंग रह गया जब उसने कृतज्ञतापूर्वक उत्तरी सागर ड्रैगन की ओर देखा। धन्यवाद वरिष्ठ उत्तरी सागर। वह जानता था कि एक पृथ्वी सम्राट के लिए बाहर आना एक कठिन मामला था और उत्तरी समुद्री ड्रैगन के गर्व के साथ उसके लिए संबंधों को खींचने की पहल करना शायद दुर्लभ था। हालांकि ध्रुवांत ने मना नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि उत्तरी समुद्री ड्रैगन के व्यक्तित्व के साथ अगर वह उसके पक्ष में मना कर देता
तो यह अलग थलग बूढ़ा व्यक्ति तुरंत उसकी परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह इस समय अपने दिल में केवल इस एहसान को याद कर सकता था, अगर यह महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में आपकी उपलब्धियों के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के लिए 5 महान अकादमियों के खिताब को जारी रखना मुश्किल होगा। इसकी तुलना में यह मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए अपना चेहरा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। उत्तरी समुद्री ड्रैगन ने अपने होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान के साथ ध्रुवांत को देखा। मैं उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी का सदस्य हूं, चाहे अभी हो या भविष्य में। ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया। अच्छा, तुम्हारे इन शब्दों के साथ मुझे अपना चेहरा नीचे खींचना चाहिए। उत्तरी सागर ड्रैगन ने अपने चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई जब उसने अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी लोगों की ओर हाथ हिलाया। मैं अब तीनों अकादमियों की यात्रा करूंगा। आप में से बाकी लोग उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में ही रहेंगे। ध्रुवांत, मेरी खबर का इंतजार करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उत्तरी समुद्री ड्रैगन आगे बढ़ा। उसके सामने अंतरिक्ष विकृत हो गया और कुछ ही देर बाद जैसे ही वह अंदर गया, एक स्थानिक दरार खुल गई और तुरंत गायब हो गया। तेज और निर्णायक उत्तरी समुद्री ड्रैगन को देखकर ध्रुवांत ने अपने दिल में कृतज्ञता महसूस की। ठीक है, आप उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में ही रहेंगे और समाचार की प्रतीक्षा करेंगे। अध्यक्ष त्रिकेशु ने ध्रुवांत के कंधे को थपथपाया और कुछ देर सोचने के बाद बोलना जारी रखा। इस मामले के बाद आप उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी छोड़ने का इरादा रखते हैं, है ना? ध्रुवांत ने हल्के से अपना सिर हिलाया। यह सबसे अच्छा है। यदि आप उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में बने रहेंगे तो आपकी साधना की एक सीमा होगी। महान सहस्त्र विश्व आपके लिए अधिक उपयुक्त है। अध्यक्ष त्रिकेशु ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे द्वारा पहले कहे गए शब्दों को याद रखें। जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे अकादमी को नुकसान पहुंचे, आप हमेशा हमारे उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के छात्र हैं। चाहे आपने बाहरी दुनिया में कितनी भी परेशानियां क्यों न उठाई हों, जब तक आप अकादमी में वापस आते हैं, हमारी उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी किसी को भी आपको परेशान नहीं करने देगी। ध्रुवांत ने अध्यक्ष त्रिकेशु के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान देखी और अपने दिल को छू लिया। उसने कोई और शब्द नहीं कहा, केवल अपना सिर हिलाया। यह एक ऐसी जगह थी जिसे वह हमेशा याद रखेगा। अध्यक्ष त्रिकेशु ने ध्रुवांत से कुछ देर और बातचीत की, फिर उसे जाने दिया। ध्रुवांत प्राचीन अमर पक्षी को साथ लेकर निहारिका के शांत प्रांगण की ओर बढ़ रहा था। आंगन में प्रवेश करते ही एक लड़की बांस के घर के सामने बैठी हुई चाय पी रही थी। जब उसने ध्रुवांत को आते देखा तो वह हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन जब उसने प्राचीन अमर पक्षी को देखा जो उसके पीछे था तो उसकी भौहें अचानक उठ गईं। बधाई हो, आप अंततः एक सॉवरेन विशेषज्ञ बन गए हैं। निहारिका मुस्कुराया। ध्रुवांत भी निहारिका के सामने बैठते ही मुस्कुराया। अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की का सामना करते हुए ध्रुवांत कुछ पल के लिए झिझका और फिर बोला, बड़ी बहन निहारिका, मैं बहुत जल्द उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी छोड़ दूंगा। जिस हाथ से निहारिका चाय डाल रही थी वह कांप उठा जब उसने ध्रुवांत की ओर एक नजर डाली और फिर अपना सिर हिलाया। बड़ी बहन निहारिका, क्या आप मेरे साथ आ रही हैं? ध्रुवांत ने धीमी आवाज में कहा। निहारिका बहुत देर तक चुप रही और फिर सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी छोड़ दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे दूसरे काम निपटाने हैं। अन्य मामले? ध्रुवांत दंग रह गया। उसने निहारिका की ओर देखा जो अपने गुलाबी होंठ काट रही थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम मेरी मां को ढूंढने जा रहे हो? निहारिका ने अपना सिर हिलाया और उसका चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। मेरी यादें लंबे समय से सीलबंद हैं, लेकिन मैं अभी भी कुछ टूटी हुई यादों को अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हूं। इसलिए मेरा इरादा खुद ही उसे खोजने का है। चाहे कुछ भी हो, मुझे यह जानना है कि आंटी आदित्य को कहां ले जाया गया। नहीं, तुम्हारे लिए अकेले जाना बहुत खतरनाक है। अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे साथ जाना होगा। ध्रुवांत का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने सख्त आवाज में बात की। हालांकि वह उस रहस्यमय कबीले के संपर्क में नहीं आया था
लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वे कितने भयानक थे। उसकी मां की ताकत एक स्वर्गीय दिव्य रैंक के योद्धा के बराबर थी, और फिर भी वह सीमित थी, और निहारिका की ताकत केवल चौथी श्रेणी के दिव्य रैंक के योद्धा के बराबर थी। अगर वह उन लोगों द्वारा खोजी गई तो उसकी सुरक्षा दांव पर होगी। बकवास मत बोलो, निहारिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। चाची देवांश आपकी रक्षा के लिए इतना दर्द सहने को तैयार थीं। मैं आपको अपने साथ खुद को जोखिम में डालने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? इसके अलावा आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उसी के अनुसार काम करूंगा और जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं केवल अंधेरे में ही जांच करूंगा, और जब मुझे कोई खबर मिलेगी तो मैं आपको ढूंढने आऊंगा। आखिरकार आप भविष्य में भी आंटी आदिति को खोजने जा रहे हैं। आप हर चीज के बारे में अंधेरे में नहीं रह सकते हैं ना? इसीलिए मैं पहले आगे बढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या मैं आपके लिए कोई जानकारी ढूंढ सकता हूं। ध्रुवांत ने निहारिका को देखा। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ सौम्यता थी और उसके होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान लटकी हुई थी। उसकी आवाज में अटल संकल्प भरा हुआ था। ध्रुवांत की ओर देखते हुए निहारिका ने हल्के से अपना सिर हिलाया, जिसका अर्थ था कि उसे अब उसे मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत देर तक तलाश करने के बाद ध्रुवांत ने आखिरकार हार मान ली और दांत पीसते हुए बोला, अपनी आत्मा से एक आत्मा सील को परिष्कृत करो और मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें निश्चित रूप से अकेले नहीं जाने दूंगा। तथाकथित आत्मा सील आत्मा का एक छोटा सा अंश था जिसे आत्मा सील में बदल दिया जाता था। यह आत्मा सील मालिक से जुड़ी होती थी, और जैसे ही मालिक खतरे में होता था, आत्मा सील से भी प्रतिक्रिया होती थी। हालांकि यह आत्मा सील आखिरकार आत्मा का एक धागा था। अगर आत्मा सील नष्ट हो जाती तो इसके मालिक को भी इससे चोट लगती। इसलिए आमतौर पर जब तक कि यह कोई करीबी न हो, ज्यादातर लोग अपनी आत्मा सील किसी और को देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन स्पष्ट रूप से ध्रुवांत और निहारिका के बीच सामान्य संबंध नहीं थे। ध्रुवांत की आंखों में दृढ़ता देखकर निहारिका केवल इस पर सहमत हो सकती थी, और उसने अपने होठों के कोने से एक कमजोर मुस्कान प्रकट की। क्या जिद्दी आदमी है, ठीक है तो? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी पतली उंगलियों पर रोशनी जम गई। यह सुनहरी रोशनी से झिलमिला उठा और धीरे धीरे हथेली के आकार की सुनहरी शील का रूप ले लिया। सुनहरी शील बहुत सुंदर और छोटी थी। यह एक छोटे आकार का निहारिका था, यहां तक कि इससे निकलने वाली ठंडी आभा भी वैसी ही थी। यह लो, इसे ले लो। निहारिका ने ध्रुवांत को मुस्कुराते हुए सुनहरी शील सौंपी। सुनहरी शील पाकर ध्रुवांत ने उत्सुकता से उसके साथ छेड़छाड़ की, फिर उसे छोटे निहारिका के चेहरे पर हल्के से रगड़ा। उसके बाद उसने देखा कि निहारिका का चेहरा लाल हो गया और वह उसे घूरने लगी। आखिरकार आत्मा सील उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। उस रगड़ और उनकी दूरी के साथ उसे भी थोड़ा सा महसूस हुआ। इसलिए बाद की यह हरकत सिर्फ उसकी आंखों के सामने उसे चिढ़ा रही थी। अगर कोई और ऐसा अपमानजनक काम करता तो निहारिका ने उसे मारने के लिए बहुत पहले ही चेतना जाल स्थापित कर ली होती। खांसी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुवांत ने सूखी खांसी की और जल्दी से सोने की शील रख ली। फिर उसने भारी भाव के साथ कहा, बड़ी बहन निहारिका, मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दबाजी मत करो। मैं भविष्य में उस मामले को संभाल लूंगा, और उस समय चाहे वह मां हो या बड़ी बहन, निहारिका, मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। ऐसी बातें कहने से पहले अपनी बड़ी बहन निहारिका से आगे निकलने तक इंतजार करो। निहारिका मुस्कुराई। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसकी तुलना में 100 फूल भी फीके पड़ जाते थे। हालांकि ध्रुवांत के शब्दों ने उसके दिल में कुछ हद तक खुशी भी जगाई थी। ठीक है, भले ही अब आप एक दिव्य रैंक के योद्धा हैं, आप चेतना जाल के तरीकों से अपनी साधना को नहीं छोड़ सकते। अपनी प्रतिभा के साथ आप शायद जल्द ही चेतना जाल ग्रैंड मास्टर की गहराई के संपर्क में आ जाएंगे। यह भी आपका एक शक्तिशाली कार्ड होगा। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भरा खतरा कुछ ऐसा है जिसकी तुलना उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी से नहीं की जा सकती।
इसलिए एक अतिरिक्त कार्ड होना अभी भी अच्छा है। निहारिका ने ध्रुवांत को देखते हुए सख्त भाव से चेतावनी दी। ध्रुवांत केवल मुस्कुरा सकता था क्योंकि उसने उस समय गर्मजोशी महसूस की थी जब निहारिका अचानक चिड़चिड़ा हो गया था। भी निहारिका की नजर अचानक प्राचीन अमर पक्षी पर पड़ी जो बगल में खड़ी थी। प्राचीन अमर पक्षी हमेशा शांत भाव से खड़ी रही और न ही निहारिका के करीब आई, न ही उसने निहारिका से कोई बातचीत की। ध्रुवांत को नहीं पता था कि दोनों महिलाएं एक दूसरे को इतना पसंद क्यों नहीं करती थीं। ब्लड लिंक बॉन्ड को भंग करना असंभव नहीं है। उसकी बातें सुनकर प्राचीन अमर पक्षी की भौहें उठ गईं और उसने निहारिका को ठंडे भाव से देखा। निहारिका ने प्राचीन अमर पक्षी की निगाहों का सामना करने से इनकार कर दिया और उदासीनता से कहा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ध्रुवांत जवान है और उसे कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी किसी चीज से अनजान हूं? तुम क्या कहना चाह रहे हो? प्राचीन अमर पक्षी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। इतनी उम्र में विकास को प्राप्त करना और अमर ज्वालाओं को धारण करना, मेरा मानना है कि प्राचीन अमर पक्षी कबीले में भी आपका दर्जा काफी ऊंचा है ना? निहारिका ने व्यंग्य किया। तो क्या? प्राचीन अमर पक्षी ने जवाब देते हुए अपनी ठुड्डी उठाई। प्राचीन अमर पक्षी कबीला हमेशा से जिद्दी और पुराने जमाने का रहा है। अगर कबीले में तुम्हारा कोई अहम स्थान है और उन्हें पता चले कि तुमने किसी इंसान के साथ ब्लड लिंक बॉन्ड का आयोजन किया है, तो वे कितने क्रोधित होंगे। उस समय कौन जानता है, वे ध्रुवांत को एकतरफा ब्लड लिंक बॉन्ड को भंग करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि यह तुम्हारे कबीले के व्यक्तित्व के अनुकूल है। लेकिन ध्रुवांत को इस तरह से अकल्पनीय चोट भी लगेगी। निहारिका ने प्राचीन अमर पक्षी को ठंडे अंदाज में देखा और बोली, कोई भी हमारे रक्त संबंध को भंग नहीं कर सकता। प्राचीन अमर पक्षी ने निहारिका को देखा और उसने शब्दशः कहा, नहीं, एक कर सकते हैं। दोनों लड़कियां एक दूसरे को ठंडी निगाहों से देख रही थीं, जैसे माहौल लगभग जम गया हो। पूरे प्रांगण में बर्फीले वातावरण ने घेरा बना लिया था और दोनों महिलाएं एक दूसरे को ठंडी निगाहों से देख रही थीं। शोरगुल फैल गया और हवाएं तेज सीटी बजाने लगीं, जिससे प्रांगण में पेड़ और पत्तियां नाचने लगीं। सुनेर एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई और चुपके से प्राचीन अमर पक्षी और निहारिका के बीच टकराव को देखने लगी। उसे डर था कि कहीं उसे इसमें घसीट न लिया जाए। यह दृश्य देखकर ध्रुवांत को सिरदर्द होने लगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखते ही क्यों लड़ने लगीं। और भारी बारूद के साथ कोई भी अच्छे शब्द बोल सकता है। अगर मुझे पता चला कि ध्रुवांत ब्लड लिंक बॉन्ड द्वारा घायल हो गया है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम प्राचीन अमर पक्षी कबीले से हो। निहारिका ने ठंडी आवाज में बोलते हुए प्राचीन अमर पक्षी की ओर ठंडी नजर से देखा। तुम्हारी बोलने की शैली बहुत बड़ी है। मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हें ऐसे शब्द बोलने की योग्यता क्या है। प्राचीन अमर पक्षी ने अपनी भौहें उठाईं और व्यंग्य किया। सच में? निहारिका का चेहरा ठंडा था, जैसे तारों की रोशनी टिमटिमाकर उसके पतले हाथ पर इकट्ठी हो रही हो। प्राचीन अमर पक्षी ने ठंडी सांस ली, जैसे उसकी आंखों में ठंडी रोशनी टिमटिमा रही हो, और उसके पीछे एक बड़ी छाया धीरे धीरे प्रकट हुई, जिसने धरती और आकाश को ढक लिया। रुकना। हालांकि जब दोनों लड़कियां लड़ने वाली थीं, तो ध्रुवांत आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में चिल्लाया। उसने निहारिका का हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। क्या तुम दोनों ने खिलवाड़ करना बंद कर दिया है? निहारिका और प्राचीन अमर पक्षी ने ध्रुवांत की ओर देखा। हालांकि बाद वाले ने उनसे बात नहीं की, क्योंकि उसके चेहरे पर वास्तविक गुस्सा था। शुरू में उसकी कोमल नजर असामान्य रूप से सख्त हो गई थी। यह पहली बार था जब निहारिका और प्राचीन अमर पक्षी ने ध्रुवांत को क्रोधित होते देखा था। एक पल में वातावरण कमजोर हो गया, क्योंकि उन्होंने खर्राटे लिए और अपने आसपास की चेतना शक्ति के उतार चढ़ाव को वापस ले लिया। ध्रुवांत ने उन दो लड़कियों की तरफ देखा, जिन्होंने अपना सिर खुजाते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया था। बड़ी बहन निहारिका, प्राचीन अमर पक्षी और मेरे बीच ब्लड लिंक बॉन्ड एक खतरनाक स्थिति में बना था।
इसलिए इस ब्लडलिंक बॉन्ड को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, न ही मैं ऐसा करूंगा। इतने सालों के बाद प्राचीन अमर पक्षी ने मेरी बहुत मदद की है, और अगर वह नहीं होती तो मैं इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता। ब्लडलिंक बॉन्ड चाहे कितने भी खतरे लेकर आए, मैं इसे स्वीकार करूंगा। जब तक प्राचीन अमर पक्षी सहमत नहीं होती, तब तक मैं किसी को भी हमारे बीच ब्लडलिंक बॉन्ड को खत्म नहीं करने दूंगा। ध्रुवांत की आवाज आंगन में फैल गई। उसकी आवाज न केवल भारी थी, बल्कि उसमें एक निर्विवाद संकल्प भी था। प्राचीन अमर पक्षी और निहारिका के चेहरों पर जमी बर्फ अनजाने में पिघल गई थी। युवा के चेहरे पर दृढ़ अभिव्यक्ति को देखते हुए निहारिका ने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं, फिर जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। बिना देखे ही उसका मूड अचानक बहुत हल्का हो गया था। निहारिका ने ध्रुवांत को देखा और आह भरते हुए कहा, चूंकि आपने पहले ही इतना कुछ कह दिया है, तो मुझे आगे कुछ नहीं कहना चाहिए। बोलते समय वह अचानक मुस्कुराई और ध्रुवांत को चालाक नजर से देखा। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि छोटा ध्रुवांत इतनी जिम्मेदारी लेगा। कितना मर्दाना है। ध्रुवांत ने दांत पीसते हुए कहा, मैं कितना छोटा हूं? तुम तो मुझसे सिर्फ 2 या 3 साल बड़े हो। निहारिका बिना किसी टिप्पणी के मुस्कुराई। फिर उसने अपना सिर प्राचीन अमर पक्षी की ओर घुमाया और उसका स्वर धीरे धीरे नरम हो गया। मैं आप पर हमला नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको मेरी चिंताओं का पता होना चाहिए। अगर प्राचीन अमर पक्षी कबीले को इस मामले के बारे में पता चला, तो मुझे डर है कि वे इस मामले को इतनी आसानी से शांत नहीं होने देंगे। मैं पहले ही बड़ा हो चुका हूं। मेरे पिता और मां भी मेरे मामलों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर भविष्य में कोई परेशानी हुई तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। प्राचीन अमर पक्षी ने उदासीनता से कहा। ध्रुवांत अपने होठों पर आई ऐंठन को नियंत्रित नहीं कर सका और बीच में बोला, मुझे किसी महिला पर निर्भर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि प्राचीन अमर पक्षी ने उसके विरोध की परवाह नहीं की, क्योंकि उसने उनके लिए बात करने के लिए एक वाक्य छोड़ा और अपने लंबे पैरों के साथ चली गई और पीछे एक भव्य सिलहूट छोड़ गई। कितनी घमंडी महिला है। ध्रुवांत, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए उस घमंडी छोटी चिड़िया को वश में करना आसान नहीं होगा। निहारिका ने प्राचीन अमर पक्षी की छवि को देखा और वह मुस्कुराई। कुछ ही देर बाद उसने आलस से अपनी बाहें फैला दीं, क्योंकि सफेद पोशाक के नीचे उसके भरपूर कर्व और भी स्पष्ट हो गए थे। ध्रुवांत असहाय था। अगले कुछ दिनों तक मेरे घर पर ही रहो। चेतना साधना में पीछे मत रहो। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों के दौरान ध्रुवांत चुपचाप उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में निहारिका के साथ उसके बारीक आंगन में रहा, जहां वह चेतना जाल के तरीकों से साधना करता था। साधना समाप्त करने के बाद वह देवांश एसोसिएशन के लोगों के साथ पार्टी करता था। अतीत में जब वह उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में था, तो उसने अपना अधिकांश समय साधना में बिताया, और अब जब वह जाने वाला है, तो वह अलग होने के लिए अनिच्छुक हो गया। उसे देवांश एसोसिएशन के सभी लोग पसंद थे। उनकी मुस्कुराहट के पीछे कोई साजिश या षड्यंत्र नहीं था। इस जगह पर वे अपनी पहचान को अनदेखा कर सकते थे, क्योंकि वे सभी यहीं उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के सदस्य थे। शायद महान सहस्त्र विश्व में प्रवेश करने के बाद उसके लिए ऐसी मुस्कुराहटें देखना अब मुश्किल होगा। आखिरकार यह अब कोई चिंता मुक्त हाथीदांत का टॉवर नहीं था। जब रात होती तो ध्रुवांत अकेले पहाड़ की चोटी पर बैठकर तारों से भरे आसमान को देखता। कुछ समय पहले उसके साथ एक लड़की चुपचाप रहती थी। वह अपना सिर उसके कंधों पर टिकाए रहती थी। ध्रुवांत को वह चिपकने वाला एहसास अच्छा लगता था जो उसे तब महसूस होता था। वह उसकी दुनिया बन गया था, उसका साथ दे रहा था। अब जब वह उसके आसपास नहीं थी, तो वह केवल अपने दिल में इसके बारे में याद कर सकता था। ध्रुवांत धीरे से घास पर लेट गया। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। लैला, मेरा इंतजार करो।
जब ध्रुवांत चुपचाप उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में लगभग 10 दिनों तक रहा तो उसने अंततः उत्तरी समुद्री ड्रैगन की वापसी का इंतजार किया था। उत्तरी समुद्री ड्रैगन के वापस आने की खबर सुनकर ध्रुवांत तेजी से मुख्य हॉल की ओर भागा। वहां पहुंचने पर उसने उत्तरी समुद्री ड्रैगन के चेहरे पर मुस्कान देखी। उसकी मुस्कुराहट देखकर ध्रुवांत को तुरंत बहुत राहत महसूस हुई। 5 महान अकादमियों में से सेंट चेतना एकेडमी के अध्यक्ष हेमंत ने, जैसा कि अपेक्षित था, सहमति नहीं जताई, लेकिन 3 अन्य अध्यक्ष इससे सहमत थे, इसलिए वह व्यक्ति कुछ भी विरोध नहीं कर सकता। उत्तरी सागर ड्रैगन ने ध्रुवांत की ओर देखा, जो आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुरा रहा था। इस समय ध्रुवांत के दृढ़ हृदय के बावजूद उत्साह का एक धब्बा था। आप निर्णय के दर्पण का उपयोग कब करना चाहते हैं? क्या हम इसे अभी कर सकते हैं? ध्रुवांत ने जल्दी से पूछा। तो फिर चलो, अब करते हैं। उत्तरी समुद्री ड्रैगन को ध्रुवांत की जल्दबाजी का अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद उसने अपना हाथ हिलाया और जैसे ही वह आगे बढ़ा, अंतरिक्ष फट गया। मेरे पीछे आओ। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया और वह तुरंत प्राचीन अमर पक्षी के साथ उसके पीछे चला गया। ध्रुवांत ने स्थानिक दरार में कदम रखा और उसके सामने का दृश्य एक पल में बदल गया। यह एक छोटी सी जगह लग रही थी। यह बड़ी नहीं थी सिवाय इसके कि यह सब एक शून्य था। इस छोटी सी जगह में एक प्राचीन कांस्य दर्पण था, जिसका आकार लगभग कुछ 1000 फीट था, जो चुपचाप उसके सामने तैर रहा था। एक अवर्णनीय उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था, क्योंकि यह चुपचाप लहरा रहा था, जिससे अंतरिक्ष लगातार हिल रहा था। इस जगह में एक पत्थर की सीढ़ी थी, जो न्याय के दर्पण तक फैली हुई थी। उत्तरी समुद्री ड्रैगन ने ध्रुवांत और प्राचीन अमर पक्षी को उस तक पहुंचाया और ध्रुवांत को एक कांस्य शील दी। इस आइटम का उपयोग करके आप निर्णय के दर्पण का उपयोग करने में सक्षम होंगे। हालांकि आप इसके साथ कोई हमला नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्तर का दिव्य आर्टिफैक्ट ऐसा कुछ नहीं है जिसका आप उपयोग कर सकें। यदि आप लापरवाही से इसका उपयोग करते हैं तो यह आपको निगल जाएगा। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाते हुए कांस्य शील पकड़ ली। मैं पहले निकलूंगा। उत्तरी समुद्री ड्रैगन मुस्कुराया और अपनी आकृति को हिलाते हुए वह गायब हो गया। उसका यहां रहने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह ध्रुवांत के न्याय के दर्पण का उपयोग करने के उद्देश्य के बारे में उत्सुक था, लेकिन उसने पूछताछ नहीं की, क्योंकि हर किसी के पास अपने स्वयं के रहस्य थे। जब उत्तरी समुद्री ड्रैगन चला गया तो यह जगह शांत हो गई। ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया और न्याय के विशाल दर्पण को देखा, फिर अपने हाथ में कांस्य शील में अपनी चेतना शक्ति डाली। उसके हाथ से एक हल्की चमक निकली न्याय के दर्पण की धूल भरी सतह पर। दर्पण की सतह से बारीक लहरें उठ रही थीं और न्याय का दर्पण धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा था। हालांकि दर्पण की सतह बेहद गूढ़ थी, मानो वह रात का आकाश हो जिससे रहस्यमयी रोशनी निकल रही हो। यह दृश्य देखकर ध्रुवांत ने गहरी सांस ली और अपनी बाहें फैला दीं। रोशनी टिमटिमाने लगी। उसके बाद अमर पृष्ठ का आविर्भाव हुआ। उसकी उंगली के एक झटके से वह अमर पृष्ठ उड़कर न्याय के दर्पण के सामने मंडराने लगा। दर्पण की सतह पर लहरें उठीं, जैसे प्रकाश की किरणें प्रवाहित होने लगीं। प्रकाश की एक किरण आगे बढ़ी और अमर पृष्ठ को घेर लिया। जैसे ही प्रकाश चारों ओर फैल गया, न्याय का दर्पण अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा और दर्पण की सतह पर तरंगों ने नियंत्रण खोने के संकेत दिखाए। इस दृश्य को देखिए, ध्रुवांत और प्राचीन अमर पक्षी के चेहरे पर घबराहट छा गई। अमर सूची वाकई बहुत डरावनी थी। इसका एक पन्ना भी इस न्याय के दर्पण को नियंत्रण से बाहर कर सकता था। उनकी निगाहें दृढ़तापूर्वक न्याय के दर्पण की सतह पर टिकी थीं और कुछ मिनट बाद भी वह पूरी तरह से अंधेरा था। वर्तमान स्थिति ने ध्रुवांत की भौहें सिकोड़ दीं। अमर सूची इतनी भयानक है कि न्याय का दर्पण भी इसका पता नहीं लगा सका। प्राचीन अमर पक्षी ने आह भरी, यह वास्तव में
किंवदंतियों के आदिम आकाशीय शरीरों में से एक होने के योग्य था। ध्रुवांत कुछ नहीं बोला, वह बिना पलकें झपकाए देखता रहा। दोस्तों, यह एपिसोड भटकती दुनिया चैनल पर अपलोड है, इसलिए अगर आप लोग किसी और चैनल पर इस एपिसोड को सुन रहे हैं तो भटकती दुनिया चैनल पर जाकर के उसे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली के 2 से 3 एपिसोड सुन। कुछ और मिनट बीत गए और ध्रुवांत की आंखों में निराशा धीरे धीरे गहरी होती गई और प्राचीन अमर पक्षी ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधों को थपथपाया। हालांकि जब ध्रुवांत और प्राचीन अमर पक्षी पूरी तरह से निराश हो गए तो मूक दर्पण की सतह से एक तीव्र तरंग आई और काली सतह पर धुंधली छवियां दिखाई देने लगीं। ध्रुवांत और प्राचीन अमर पक्षी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उसने इसकी गणना कर ली है। प्राचीन कांस्य दर्पण की सतह पर लहरें दिखाई देने लगीं। आरंभ में जो गहरा कालापन था वह शीघ्र ही धुंधली छवियों में बदल गया। ध्रुवांत और प्राचीन अमर पक्षी ने अपनी निगाहें ऊपर की ओर घुमाईं। बड़े कांसे के दर्पण पर जो दिखाई दे रहा था वह एक महाद्वीप जैसा लग रहा था जो अंतहीन रूप से फैला हुआ था। कोण बहुत ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह लगातार ऊपर उठ रहा था। ध्रुवांत उस अपरिचित महाद्वीप को देखकर हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि वह कहां है। प्राचीन अमर पक्षी जो उसके बगल में खड़ी थी पहाड़ों और इलाकों को गंभीरता से देख रही थी। उसने अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ा जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। अंत में एक महाद्वीप के नक्शे में जो दृश्य दिखाई देते थे वे अब भी नियमित रूप से दिखाई देते थे। इस महाद्वीप का आकार शब्दों से परे था। यह दिल को झकझोर देने वाला था। ध्रुवांत उस अपरिचित नक्शे को देखकर केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड बहुत विशाल था और इसमें कई महाद्वीप थे। सिर्फ एक नक्शे से इसे अलग करना आसान काम नहीं था। इसके अलावा न्याय के दर्पण ने उन्हें अमर सूची का सटीक स्थान नहीं बताया। क्या वह उन्हें बिना किसी सुराग के विशाल महाद्वीप में खोज करने के लिए प्रेरित कर रहा था? संभावना बहुत भयावह थी। जब ध्रुवांत ने कड़वी मुस्कान बिखेरी तो आईने की सतह पर रोशनी जमा हो गई और धीरे धीरे वह एक प्राचीन महल में बदल गया। महल के ऊपर सूरज और चांद मंडरा रहे थे और रोशनी विशाल महाद्वीप पर चमक रही थी। प्राचीन अमर पक्षी उस प्राचीन महल को देख रही थी, साथ ही उसके ऊपर मंडराते सूरज और चांद को भी। उसकी आंखों की पुतलियां गहरी सदमे में थीं और उसका शरीर कांप रहा था। यह दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि यह धीरे धीरे फीका पड़ गया। अंत में न्याय के दर्पण की सतह फिर से अंधकार में बदल गई, यहां तक कि अमर पृष्ठ को ढंकने वाली रोशनी की किरण भी फीकी पड़ गई। ध्रुवांत ने अपना हाथ बढ़ाया और अमर पृष्ठ को पुनः प्राप्त कर अपने शरीर में संग्रहित कर लिया। कोई सुराग नहीं है, ध्रुवांत ने बोलते हुए आह भरी। चाहे वह अज्ञात महाद्वीप हो या प्राचीन महल, उसके पास कोई सुराग नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता है। प्राचीन अमर पक्षी जो न्याय के दर्पण को देख रही थी अचानक मुस्कुराई। उसकी बातें सुनकर ध्रुवांत एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर प्राचीन अमर पक्षी की तरफ देखने लगा। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। प्राचीन अमर पक्षी की बातों से लगता है कि उसे कुछ एहसास हुआ। अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो न्याय के दर्पण पर दिखाया गया महाद्वीप महान हजार दुनिया के 10 प्रमुख महाद्वीपों में से एक होना चाहिए, स्काईलॉ महाद्वीप। प्राचीन अमर पक्षी ने ठहाका लगाया। 10 प्रमुख महाद्वीपों में से एक स्काईलॉ महाद्वीप? ध्रुवांत ने बड़बड़ाया। अभी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में 10 प्रमुख महाद्वीप सबसे प्रसिद्ध हैं। उन्हें ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के मुख्य क्षेत्र माना जा सकता है। वे फल फूल रहे हैं और उनमें उतने ही विशेषज्ञ हैं जितने आकाश में तारे हैं। अपने उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप की तुलना स्काईलॉ महाद्वीप से करें तो यह तुलना में एक जुगनू भी नहीं है। स्काईलॉ महाद्वीप में शीर्ष बलों में से कोई भी किसी भी तरह से उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी से कमतर नहीं है। उसकी बातें सुनकर ध्रुवांत ने अपने होठों को चटकाया। हालांकि वह जानता था कि उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप महान हजार दुनिया में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक होगा। आखिरकार उत्तरी स्वर्ग चेतना
अकादमी को पूरे उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप के नियंत्रण में माना जा सकता है। हालांकि जब इसे प्रमुख महाद्वीपों के साथ तुलना की गई तो यह बहुत अधिक हीन था। ऐसा लगता है कि आप स्काइलॉ महाद्वीप के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। ध्रुवांत प्राचीन अमर पक्षी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने महसूस किया कि प्राचीन अमर पक्षी स्काइलॉ महाद्वीप से कुछ हद तक परिचित है। क्या तुम्हें पता है कि मैं अपने कष्टों से उबरने से पहले कहां से आया हूं? प्राचीन अमर पक्षी ने आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुवांत ने जवाब देते हुए कहा, यह स्काइलॉ महाद्वीप नहीं हो सकता है ना? सही। प्राचीन अमर पक्षी ने सोच समझकर अपना सिर हिलाया। तो फिर प्राचीन अमर पक्षी कबीला भी स्काइलॉ महाद्वीप में है? ध्रुवांत ने आश्चर्य से पूछा। प्राचीन अमर पक्षी कबीला स्काइलॉ महाद्वीप पर नहीं है। हालांकि उस समय जब मैं दुनिया का अनुभव करने के लिए बाहर आया था तो मैं स्काइलॉ महाद्वीप गया था। इसके अलावा मेरे पास अभी भी उस जगह पर एक क्षेत्र है। प्राचीन अमर पक्षी के गुलाबी होंठ उठे और उसने दिखावा करते हुए कहा, तुमने एक सेना भी स्थापित की है? अब ध्रुवांत पूरी तरह से अचंभित था। मैंने कोई बल स्थापित नहीं किया, मुझे केवल एक वरिष्ठ द्वारा अनुशंसित किया गया था और मैं शीर्ष बलों में से एक में शामिल हो गया। आखिरकार बिना किसी पृष्ठभूमि के बाहर जाना असंभव है, खासकर स्काइलॉ महाद्वीप में जहां छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ हैं। ओह, कोई शक्ति है जो तुम्हें पकड़ सकती है? ध्रुवांत मुस्कुराया। मेरे विकास से पहले मेरी ताकत दिव्य रैंक के योद्धा क्षेत्र में भी नहीं थी। मेरी उस दयनीय ताकत के साथ यह स्काइलॉ महाद्वीप में भी कुछ नहीं थी। जिस बल का मैं हिस्सा था उसे ग्रेट हेवनलॉ डोमेन कहा जाता था। इसे छोटा मत समझो, यह स्काइलॉ महाद्वीप की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। पूरी ताकत की ताकत उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी की तुलना में केवल अधिक मजबूत थी और कमजोर नहीं थी। इसके अलावा ग्रेट हेवनलॉ डोमेन में मेरी स्थिति बहुत अधिक थी। प्राचीन अमर पक्षी ने ठहाका लगाया। तुम्हारी ताकत तो उस समय दिव्य रैंक के योद्धा राज्य के बराबर भी नहीं थी और तुम उच्च रैंक में से एक बन गए। ध्रुवांत ने संदेह के साथ कहा, हा, मुझसे शक्तिशाली पृष्ठभूमि रखने के लिए किसने कहा? प्राचीन अमर पक्षी के होठों पर वक्रता और भी स्पष्ट हो गई। ध्रुवांत असहाय थी, इसलिए यह पता चला कि उसने तथाकथित उच्च रैंक में आने के लिए पिछले दरवाजे का सहारा लिया। उसने न्याय के दर्पण को देखते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, अगर स्काइलॉ महाद्वीप को पहले न्याय के दर्पण में दिखाया गया था तो उसके पीछे सूर्य और चंद्रमा वाला वह महल क्या मतलब रखता है? प्राचीन अमर पक्षी की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं और वह बहुत देर तक सोचती रहीं। फिर धीमे स्वर में बोली, मैंने एक बार स्काइलॉ महाद्वीप में सुना था कि महाद्वीप में एक प्राचीन हेवन महल छिपा हुआ था। इस प्राचीन हेवन महल का स्वामी एक ऐसा सर्वोच्च अस्तित्व था जो उस समय धरती और आकाश को हिला सकता था, यहां तक कि स्वर्गीय सम्राट भी उसका इतनी आसानी से मुकाबला नहीं कर सकते थे। ध्रुवांत की नजर थोड़ी बदल गई। एक ऐसा अस्तित्व जिसका मुकाबला स्वर्ग के राजा भी नहीं कर सकते? यह कितना भयानक है। किंवदंती है कि प्राचीन हेवन पैलेस में एक ऐसा खजाना है जिसे पाने के लिए पृथ्वी के शासक और स्वर्ग के शासक भी लालायित होंगे। हालांकि इतने सालों में किसी ने भी प्राचीन हेवन पैलेस को नहीं देखा है, इसलिए यह एक किंवदंती बन गई। प्राचीन अमर पक्षी की निगाहें विचारों से घूम रही थीं, क्योंकि वह आगे कहती रहीं, अगर अमर सूची प्राचीन हेवन पैलेस में है तो मेरा मानना है कि यह सर्वोच्च विशेषज्ञ उन 10 विशेषज्ञों में से एक था जिनके पास प्राचीन काल में आदिम दिव्य शरीर था, इतना कि वह आदिम अमर शरीर का पहला स्वामी हो सकता है। ध्रुवांत की नजर भारी थी क्योंकि प्राचीन अमर पक्षी के विश्लेषण में समझदारी थी। हो सकता है कि अमर सूची इस प्राचीन हेवन पैलेस से संबंधित हो, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे सिरदर्द महसूस हुआ। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि अगर यह प्राचीन हेवन पैलेस मौजूद भी है तो भी अगर यह वास्तव में खुद को दिखाता है तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा।
अगर वह इतने सारे विशेषज्ञों की नजरों के सामने अमर सूची को जब्त करना चाहता था, तो यह बाघ से भोजन छीनने जैसा नहीं था, बहुत विश्वासघाती होना। लेकिन अब जबकि उसे कुछ सुराग मिल गया है, तो वह किसी भी हालत में इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। लगता है यह हमारा अगला लक्ष्य होगा, ध्रुवांत ने धीमी आवाज में कहा। स्काइलॉ महाद्वीप पर जाने के लिए? यह वास्तव में प्रशिक्षण के लिए एक अच्छी जगह है। प्राचीन अमर पक्षी मुस्कुराया। अभी मेरा उद्देश्य मजबूत बनना है, ताकि मैं उन लोगों की रक्षा कर सकूं जिन्हें मैं बचाना चाहता हूं। इसके अलावा यह स्काइलॉ महाद्वीप प्रमुख महाद्वीपों में से एक है, इसलिए मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप की तुलना में अधिक दिलचस्प और खतरनाक होगा, ध्रुवांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। स्काइलॉ कॉन्टिनेंट जाहिर तौर पर एक अच्छी जगह थी। वह खुद को प्रशिक्षित कर सकता था और साथ ही प्राचीन हेवन पैलेस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता था। इस तरह अगर मौका मिला तो वह पहले अपना कदम उठाने में सक्षम होगा। जाहिर है उसे अभी भी उससे पहले मजबूत होना था, अन्यथा भले ही प्राचीन हेवन पैलेस बिना किसी ताकत के दिखाई दे, उसके पास इसे जब्त करने की कोई योग्यता नहीं होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम स्काइलॉ महाद्वीप में वापस लौटेंगे। कितनी यादें ताजा हो रही हैं। प्राचीन अमर पक्षी ने आह भरी। उस समय जब उसने स्काइलॉ महाद्वीप के लिए प्राचीन अमर पक्षी कबीले को छोड़ा, तो वह छोटे उत्तरी चेतना क्षेत्र में गिर गई, क्योंकि वह अपने कष्टों से गुजर रही थी और कई कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं के साथ उसने ध्रुवांत के साथ ब्लड लिंक बॉन्ड बनाया। इसके अलावा सबसे संयोग की बात यह थी कि अभी ध्रुवांत भी उसी महाद्वीप की ओर जा रहा था। भाग्य वास्तव में अथाह था। चलो चलें। जब हम स्काइलॉ महाद्वीप पर जाएंगे तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, ध्रुवांत मुस्कुराया। जब तक तुम मेरा नाम लेती रहोगी, मैं गारंटी देती हूं कि तुम स्काइलॉ महाद्वीप में जहां चाहो घूम सकोगी, प्राचीन अमर पक्षी ने मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ते हुए कहा। ध्रुवांत ने अपनी आंखें घुमाईं और उसकी उपेक्षा की। प्राचीन अमर पक्षी द्वारा उल्लिखित शक्तिशाली ग्रेट हेवन लॉ डोमेन केवल शीर्ष बलों में से एक था। भले ही प्राचीन अमर पक्षी उच्च रैंक में से एक था, फिर भी स्काइलॉ महाद्वीप में भागना असंभव था। ध्रुवांत ने पत्थर की सीढ़ियों से उतरते हुए स्थानिक दरार की ओर मुड़कर देखा। हालांकि वह कोई सटीक खबर प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसकी फसल पहले से ही संतोषजनक थी। कम से कम उसके पास एक मोटा स्थान था और उसे अंधाधुंध इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। जब वे दोनों स्थानिक दरार से बाहर निकले, तो स्थानिक लहरें सीधे उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के मुख्य हॉल में दिखाई दीं। उनके सामने उत्तरी समुद्री ड्रैगन उन्हें देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। हो गया। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया और उत्तरी सागर ड्रैगन को कांस्यशील लौटाते हुए ईमानदारी से कहा, वरिष्ठ उत्तरी सागर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। उत्तरी समुद्री ड्रैगन ने अपनी आस्तीन लहराई और स्थानिक दरार धीरे धीरे गायब हो गई। अपने सामने खड़े युवक को देखते हुए उसकी नजर कोमल हो गई। तुम बहुत जल्द चले जाओगे? अब से 3 दिन बाद, ध्रुवांत ने बोलते हुए मुंह में हवा भरी अपने दिल की अनिच्छा को दबाते हुए। उत्तरी समुद्री ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और उसके वृद्ध चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं फिर से आपकी खबर सुनने के लिए उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि उस समय आप हम सभी को सदमे में छोड़ देंगे। आप हमारे उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी का गौरव हैं। मुझे आशा है कि हमारे गौरवशाली बेटे को महान हजार दुनिया के असंख्य प्रतिभाशाली लोगों द्वारा दफन नहीं किया जाएगा। मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। ध्रुवांत ने मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाया और उस जीवंत और जानी पहचानी अकादमी को देखा, जो डूबते सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अनगिनत आकृतियां क्षितिज पर दौड़ती हुई उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के 4 स्थानों की ओर बढ़ रही थीं। देवांश एसोसिएशन, बिजली क्षेत्र, आत्मा अभिसरण जाल, चेतना बिंदु हॉल, वे परिचित स्थान धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में धुंधले हो गए और धीरे धीरे उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। ध्रुवांत ने अपनी बाहें फैला दीं और उसके होठों के कोने पर मुस्कान लटक गई। वह इस जगह से अलग होने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन वह अपने भविष्य के रास्ते की ओर भी देख रहा था। यह उसकी मंजिल नहीं थी,
यह केवल उसका प्रस्थान बिंदु था। अलविदा उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। जब तीसरा सूर्य अंधकार को चीरता हुआ इस धरती पर चमका तो उत्तरी स्वर्ग की चेतना अकादमी एक बार फिर से शक्ति से भर गई। हालांकि आज अकादमी का माहौल हमेशा की तुलना में कुछ अलग था। अनगिनत छात्र उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के सबसे केंद्रीय शिखर की ओर देख रहे थे। वे एक पतली और ऊंची आकृति को अस्पष्ट रूप से देख सकते थे। हर एक छात्र को पहले से ही ध्रुवांत के उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी छोड़ने की खबर पता थी। वे उस युवा को प्रकाश में डूबे हुए श्रद्धा और प्रशंसा के साथ देख रहे थे। वह उनके उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में सबसे चमकदार व्यक्ति था, जिसने महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में उनके लिए गौरव हासिल किया। यद्यपि युवाओं के लिए ध्रुवांत के प्रति गर्व होना स्वाभाविक था, फिर भी वे अपने दिल की गहराई से प्रशंसा और सम्मान महसूस करते थे। देवांश एसोसिएशन के मुख्यालय में हजारों सदस्यों की आंखें थोड़ी धुंधली थीं। ध्रुवांत और लैला दोनों ही अपने देवी देवांश के स्तंभ थे और उन दोनों के चले जाने से उनके एसोसिएशन को बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि वे जानते थे कि अभी ध्रुवांत के लिए उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में रहना उचित नहीं था। उसे एक उच्च स्तर की आवश्यकता थी और उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी उसके लिए बहुत छोटी थी। यद्यपि उन्हें दुख हुआ, लेकिन यह बात समझ में आती है। प्रशिक्षण स्थल पर ईशानी, यशी और सुनैना ने अपने सिर उठाए। उस शरारती यशी की आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं जब उसने सुना कि ध्रुवांत जाने वाला है। वह खुद को बिल्ली के बच्चे की तरह रोने से नहीं रोक पाई। अब तक वह अपनी नाक सूंघ रही थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे। ठीक है, रोना बंद करो। ईशानी ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपना सिर रगड़ा। क्या ध्रुवांत ने जाने से पहले नहीं कहा था कि तुम भविष्य में देवांश एसोसिएशन की आधारशिला बनोगी? यह वह जिम्मेदारी है जो उसने तुम्हें दी है। तुम निश्चित रूप से उसे निराश नहीं कर सकती। यशी ने अपनी आंखें रगड़ते हुए अपना सिर भारी ढंग से हिलाया। निश्चिंत रहें बड़ी बहन, ये मैं निश्चित रूप से देवीलुओ एसोसिएशन को कमजोर नहीं होने दूंगी। अगले महान चेतना अकादमी टूर्नामेंट में मैं निश्चित रूप से चैंपियनशिप पर कब्जा करूंगी महत्वाकांक्षी। ईशानी ने धीरे से मुस्कुराकर अपना सिर उठाया, उस आकृति को देखा और अपने दिल में कामना की, ध्रुवांत आपकी यात्रा सुखद हो। शिखर पर चढ़कर ध्रुवांत विशाल उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी को देख रहा था। अनगिनत निगाहें उसकी आंखों में समा गईं और उसके दिल में जाने का दुख उमड़ पड़ा। ध्रुवांत के पीछे निहारिका चली आई। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जब वह ध्रुवांत के सामने खड़ी थी और हल्के से उसके कपड़े ठीक कर रही थी। जब आप उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी से बाहर निकलें तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। ध्रुवांत ने अपने नजदीक खड़े खूबसूरत चेहरे को देखा और थोड़ा भावुक हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और निहारिका की कमर को गले लगाया। उसने उसे गले लगाया और जल्दी ही छोड़ दिया। बड़ी बहन निहारिका, तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। अगर तुम्हें कोई खतरा हो तो फिलहाल हार मान लो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं मां को जरूर बचाऊंगा। उस समय चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो, मैं तुम्हारी और मां दोनों की रक्षा करूंगा। ध्रुवांत की हरकतों से निहारिका का शरीर कुछ पल के लिए अकड़ गया, लेकिन जब उसने ध्रुवांत के शब्द सुने तो उसकी आंखों का कोना थोड़ा लाल हो गया। उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ने लगीं जिससे वह भावुक हो गई। वह ध्रुवांत के शब्दों में चिंता महसूस कर सकती थी। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और अपनी नजर प्राचीन अमर पक्षी की ओर घुमाई जो उसके बगल में था और मुस्कुराया। प्राचीन अमर पक्षी, कुछ समय पहले तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे। प्राचीन अमर पक्षी दंग रह गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि निहारिका पहल करेगा और उससे माफी मांगेगा। इस पल में वह थोड़ा हैरान महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर भाव बहुत स्वाभाविक नहीं थे। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई चिंता नहीं। भविष्य में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप उसका ध्यान रखें। निहारिका ने नरम स्वर में कहा। प्राचीन अमर पक्षी ने अपना सिर हिलाया।
मेरा और उसका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं निश्चित रूप से उसे कुछ नहीं होने दूंगी। उत्तरी सागर ड्रैगन और अध्यक्ष त्रिकेशु भी इस समय उड़कर आए थे। उन्होंने ध्रुवांत को देखा और मुस्कुराए। टेलीपोर्टेशन चेतना एरे पहले से ही स्थापित किया गया है। यह आपको उत्तरी स्वर्ग महाद्वीप से बाहर भेज देगा। यदि आपको कहीं जाना है तो अन्य महाद्वीपों में बड़े शहरों की खोज करें और उनके टेलीपोर्टेशन चेतना एरे का उपयोग करें। धन्यवाद वरिष्ठ उत्तरी सागर और अध्यक्ष। ध्रुवांत ने अपने पीछे आकाश में देखा। वहां एक विशाल टेलीपोर्टेशन चेतना जाल थी। स्काइलॉ महाद्वीप असाधारण रूप से दूर था और यहां तक कि सॉवरेन विशेषज्ञों को टेलीपोर्टेशन चेतना एरे का उपयोग किए बिना पहुंचने के लिए आधे साल की जल्दबाजी वाली यात्रा की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यह इस आधार पर था कि वहां कोई बाधा नहीं थी। महाद्वीपों के बीच में वे या तो विशाल महासागरों से अलग थे या ऐसे खतरों से जिनसे दिव्य रैंक के योद्धा विशेषज्ञ भी डरते थे। कुछ स्थानिक धाराओं से भी अलग थे, यहां तक कि दिव्य रैंक के योद्धा विशेषज्ञों को भी इससे गुजरने में खतरे का सामना करना पड़ता था। अब लगभग समय हो गया है। चलो, ध्रुवांत ने गहरी सांस ली। हालांकि वह विदा लेने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसने प्राचीन अमर पक्षी से बात करते हुए कोई देरी नहीं की। प्राचीन अमर पक्षी ने अपना सिर हिलाया और वे दोनों टेलीपोर्टेशन चेतना एरे में प्रकट हुए। ध्रुवांत, चाहे कुछ भी हो, हमारी उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी का चेहरा मत गिराओ। तुम हमेशा हमारी उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी के नंबर 1 माने जाओगे। दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी। जब उसने देखा कि नीरज और कशगर हवा में खड़े होकर उसकी ओर देख रहे थे। ध्रुवांत, अगर हमें फिर से मिलने का मौका मिलता है तो हमारे द्वारा घसीटे जाने पर मत आना। अगर ऐसा है तो हम निश्चित रूप से आपके प्रति विनम्र नहीं होंगे। बोलते समय कशगर के सुंदर चेहरे पर मुस्कान उभर आई। ध्रुवांत ने दोनों की ओर अपना सिर हिलाया। बड़े भाई, ध्रुवांत, सुरक्षित यात्रा करें। देवांश एसोसिएशन के मुख्यालय से असंख्य आवाजें गूंज उठीं। एसोसिएशन के अनगिनत सदस्य खड़े होकर ध्रुवांत की दिशा में झुके। यह देवांश एसोसिएशन के संस्थापक के प्रति उनका सम्मान था। यह दृश्य देखकर ध्रुवांत को अपनी नाक में खट्टापन महसूस हुआ। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और उसने अपनी नजर उत्तरी समुद्री ड्रैगन की ओर घुमाई और हल्के से अपना सिर हिलाया। उत्तरी समुद्री ड्रैगन ने आह भरी और जवाब में अपना सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली हिलाई। चेतना शक्ति की एक किरण टेलीपोर्टेशन चेतना जाल में चली गई और एक पल में उसमें से एक शानदार रोशनी चमक उठी, क्योंकि अंतरिक्ष हिंसक रूप से विकृत होने लगा। जैसे जैसे उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, ध्रुवांत को पता चल गया कि टेलीपोर्टेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा। उसने उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी को देखा, जो और अधिक धुंधली होती जा रही थी, और उसने धीरे से अपने मन में कहा, सब लोग अपना ख्याल रखना, हम भविष्य में फिर मिलेंगे। टेलीपोर्टेशन चेतना एरे में प्रकाश की तीव्रता सीमा तक पहुंच गई, क्योंकि अंतरिक्ष एक भंवर में विकृत हो गया। जैसे जैसे चूषण बल मजबूत होता गया, ध्रुवांत और प्राचीन अमर पक्षी 2 प्रकाश की लकीरों में बदल गए, क्योंकि वे स्थानिक भंवर में गोता लगाते थे और गायब हो जाते थे। आकाश में टेलीपोर्टेशन चेतना जाल धीरे धीरे मंद हो गई। हिंसक स्थानिक उतार चढ़ाव भी धीरे धीरे शांत हो गए और आकाश में शांति बहाल हो गई। हालांकि दोनों आकृतियां पहले ही गायब हो चुकी थीं। संपूर्ण उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वातावरण अत्यंत उदास हो गया था। यह दृश्य देखकर अध्यक्ष त्रिकेशु ने असहाय होकर आह भरी। अतीत में जब अन्य प्रसिद्ध छात्र चले गए थे, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसके कारण पूरी अकादमी इतनी उदास हो गई हो। उस बच्चे का करिश्मा इतना बढ़िया था। अध्यक्ष त्रिकेशु ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। हालांकि उसने जानबूझकर माहौल को और खराब नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि समय बीतने के साथ यह उदासी धीरे धीरे कम होती जाएगी। शायद जब उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में एक और प्रतिभाशाली छात्र दिखाई देगा, तो ध्रुवांत का प्रभाव फीका पड़ जाएगा। हालांकि क्या किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करना संभव है जो ध्रुवांत से आगे निकल सके?
अध्यक्ष त्रिकेशु ने इस बारे में सोचते हुए दया से आह भरी, लेकिन अफसोस के साथ साथ उसके दिल में उम्मीद की एक किरण भी थी। वह जानना चाहता था कि उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी से निकले इस युवा की ऊंचाई कितनी है। शायद यह वैसा ही होगा जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी जब वह एक बार फिर उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी में लौटेगा। उसकी शक्ति पहले से ही महान हजार दुनिया भर में गूंज चुकी होगी। निहारिका चुपचाप चोटी पर खड़ी होकर उस स्थान को देख रही थी जहां से ध्रुवांत काफी देर तक बिना कुछ कहे चला गया था। अध्यक्ष त्रिकेशु और बाकी लोगों ने उसे बीच में नहीं रोका क्योंकि वे चुपचाप चले गए। निहारिका पूरे दिन खड़ी रही जब तक कि रात ने उसे घेर नहीं लिया, तब तक वह होश में नहीं आई। उसने विशाल उत्तरी स्वर्ग चेतना अकादमी को देखा। यह वही दृश्य था, लेकिन किसी कारण से कुछ कमी थी और नीरस लग रहा था। वह मुड़ी अपने घर के आंगन में लौटी और कसकर बंद बांस के घर के सामने पहुंची। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। साफ सुथरे बांस के घर में एक कोमल महिला की आकृति वाला चित्र टंगा था, जिसे देखकर दूसरों के दिलों में सुकून का एहसास होता था। उसने मुस्कुराते हुए चित्र को देखा। चाची आदित्य ध्रुवांत पहले ही जा चुका है। वह बहुत ही शानदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह चाची आदित्य का बेटा है, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको जरूर ढूंढूंगी चाची आदित्य। चाहे वह कोई भी हो, मैं निश्चित रूप से उसे मेरी यादों को सील करने के लिए नहीं छोड़ूंगी। निहारिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखों में बेदय